मोजीवे को एक बार संदेह हुआ था कि क्या वह असली हे झिरन है। लेकिन अभी जब उसने उसके माता पिता को उसे छोड़ने आते देखा, तो उसे पता चल गया कि यह परिवार की असली बेटी है। जबकि मोजीवे सोच में खोया हुआ था, वह झिरन ने पहले ही सावधानीपूर्वक झाड़ियों में खोजना शुरू कर दिया था। हालांकि बैंडेड क्रेट काफी जहरीला था, लेकिन इसका शरीर खजाने से भरा था। यह बहुत अच्छा होगा यदि अधिक बैंडेड क्रेट मिल सके। फिर उसे सांप का जहर निकालने और उसे आत्मरक्षा के लिए जहर बनाने का अवसर मिल सकता था। दूसरे परिवारों के लोगों ने भी हे झिरन और अधिकारियों को सांप से लड़ते देखा। यह संदेह करते हुए कि आसपास और भी सांप हो सकते हैं, कुछ महिलाएं और बच्चे पहले से ही डर के मारे चिल्ला रहे थे। साहसी लोगों के पास हे झिरन के उदाहरण का अनुसरण करने, आसपास कुछ मजबूत शाखाएं ढूंढने और रात में सोते समय सांपों द्वारा काटे जाने से बचने के लिए झाड़ियों की खोज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अधिकारियों ने अपराधियों की हरकत पर कोई आपत्ति नहीं जताई। आखिरकार वे भी यही रात बिताएंगे और सुरक्षित रहना ही बेहतर होगा। हालांकि अपराधी तलाशी ले सकते थे, लेकिन उनकी नजरों से नहीं हटते थे। वास्तव में वह झिरन एक से अधिक उद्देश्यों के लिए परिवेश की खोज करने गया था। अभी अभी जिस स्थान पर उसने अधिकारियों से बहस की थी, उसे पास की झाड़ियों में जड़ी बूटियां मिली। निर्वासन की राह पर यह गारंटी देना कठिन था कि उसके परिवार को कुछ दर्द और पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह उनके लिए अपने स्थान से आधुनिक औषधियां लेती नहीं रह सकती थी। अगर उससे इस बारे में पूछा जाए तो उसे समझाने के लिए अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन उसने जो जंगली जड़ी बूटियां एकत्र की, उनसे कोई संदेह नहीं पैदा होता, क्योंकि वे इसी समय की थी। भले ही ये जड़ी बूटियां विशेष रूप से उनकी स्थितियों का इलाज नहीं कर सकती, फिर भी उनके पास अपने स्थान से दवा लेने के लिए एक उचित स्पष्टीकरण होगा। जैसे ही हे झिरन ने जड़ी बूटियों की तलाश की, उसकी प्रगति स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में धीमी थी। हे झिरन को पिछड़ते देख कई भाभियों और मोहनियों को चिंता हुई कि वह अकेले खतरे का सामना कर सकती है। सबसे बड़ी भाभी अब शांत नहीं बैठ सकती थी। मैं 9वीं छोटी बहन से मिलने जाऊंगा। मैं भी चलूंगा। मैं भी चलूंगा। बाकी भाभियां भी खड़ी हो गईं। मोहनियों ने बूढ़ी महिला मो की ओर देखा और देखा कि उसने कोई आपत्ति नहीं जताई, इसलिए वह उनके साथ शामिल हो गई। समूह हे झिरन के पास भागा और उसने देखा कि वह अपने कपड़ों का उपयोग घास के एक बड़े ढेर को पकड़ने के लिए कर रही थी। 9वीं भाभी, क्या आप सांप नहीं ढूंढ रही थी? आपने इतनी घास क्यों उखाड़ी? मोहनियों ने पूछा। ये सभी आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली औषधीय जड़ी बूटियां हैं। मैंने सोचा कि हमें सड़क पर इनकी आवश्यकता हो सकती है, इसलिए मैंने कुछ इकट्ठा किया। जब मोहनियों ने सुना कि ये वास्तव में औषधीय जड़ी बूटियां हैं, तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। 9वीं भाभी, आपने कहा था कि ये औषधीय जड़ी बूटियां हैं। उन्होंने झिरन ने सिर हिलाया और धैर्यपूर्वक समझाने के लिए एक औषधीय पौधा उठाया। इसे कुदीजी कहा जाता है। इसमें गर्मी दूर करने और विषरण का प्रभाव होता है। यह चेकियान काओ है। यह न केवल बीमारियों का इलाज कर सकता है, बल्कि खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ही मोहनियों ने अपनी 9वीं भाभी की बात सुनी, उसकी दिलचस्पी और अधिक बढ़ गई। 9वीं भाभी, मुझे आपके द्वारा बताई गई सभी औषधीय जड़ी बूटियां याद है। मैं उन्हें इकट्ठा करने में भी आपकी मदद करूंगा। हालांकि 8 भाभियों ने मोहनियों जितने सवाल नहीं पूछे, लेकिन उन्होंने भी हे झिरन के स्पष्टीकरण को ध्यान से सुना। 9वीं छोटी बहन, हम भी मदद करेंगे। जब तक अधिकारियों ने सभी को वापस आने के लिए बुलाया, तब तक कोई बैंडेड क्रेट नहीं मिला, लेकिन 10 महिलाओं ने वापस ले जाने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां इकट्ठा कर ली थी। इस समय मोहनियों ने पहले ही मिनटों नहीं होने की निराशा को दूर कर दिया था। वह अपनी लूट की चीजें दिखाने के लिए ओल्ड लेडी मो के पास गई। माँ, मेरे द्वारा एकत्र की गई सभी औषधीय जड़ी बूटियों को देखो। बूढ़ी औरत मो ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम्हारी 9वीं भाभी बुद्धिमान है। तुम्हें भविष्य में उससे सीखना चाहिए। मैं समझता हूँ, माँ। जबकि अभी भी रोशनी थी, भाभियों और मोहनियों ने हे झिरन के निर्देशानुसार औषधीय जड़ी बूटियों को साफ करने और वर्गीकृत करने के लिए मिलकर काम किया। दूसरे परिवार के लोग मो महिलाओं की हरकतों को हिकारत की नजर से देखते थे। ऐसा लगता है कि मो परिवार वास्तव में भूख से पागल हो गया है, इतनी सारी जंगली घास वापस ले आया है। मुझे मत बताओ कि वे इसे खाने की योजना बना रहे हैं। टस्क, वे वास्तव में साहसी हैं। क्या उन्हें डर नहीं है कि वे पौधे जहरीले हैं? यह और भी अच्छा होता यदि वे जहरीले होते। यदि मो लोगों को जहर देकर मार दिया जाता, तो यह हमारा बदला होता। दूरी के कारण मो परिवार को धीमी आवाजें सुनाई नहीं दी।
झिरन ने अभी अभी सभी प्रसंस्कृत औषधीय जड़ी बूटियों को खुले मैदान में रखना समाप्त किया था, जब अधिकारियों की ओर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। बॉस, आपको क्या हो गया है? कोई जल्दी आओ, बॉस को सांस नहीं आ रही। सभी ने अधिकारियों की ओर देखा। उन्होंने पेंग वांग के आसपास कई अधिकारियों को देखा। मुझे यह मत बताओ कि जिस सांप ने अभी बॉस को काटा वह सचमुच जहरीला था। इस संदेह को सुनकर अधिकारियों को तुरंत हे झिरन की चेतावनी याद आ गई। किसी ने निर्णायक रूप से निर्णय लिया। जल्दी करो, उस स्पष्टवादी मोह महिला को ढूंढने के लिए बॉस को बुलाओ। जान जोखिम में थी, इसलिए किसी भी अधिकारी ने देर करने की हिम्मत नहीं की। वे जल्दी से पेंग वांग को मो परिवार की ओर ले गए। अधिकारियों की बातें मो परिवार ने सुनी। उनकी निगाहें समान रूप से हे झिरन पर पड़ी। वह अपनी क्षमताओं के भीतर कार्य करें, ओल्ड लेडी मो ने याद दिलाया। अभी अभी जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए मो महिलाओं का नेतृत्व करने वाली हे झिरन से ऐसा लग रहा था कि वह कुछ दवा समझ गई है। हालांकि पेंग वांग को जहरीले सांप द्वारा काटा जाना कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे केवल कुछ औषधीय ज्ञान से नियंत्रित किया जा सकता था। यदि पेंग वांग वास्तव में मर गया तो ये अधिकारी किसी को दोषी ठहराने के लिए हे झिरन पर जिम्मेदारी डाल सकते हैं। बेशक वह झिरन अपनी सास की याद दिलाने के पीछे का अर्थ समझ गई थी। माँ, चिंता मत करो, मैं यूं ही हस्तक्षेप नहीं करूंगा। जैसे ही वह बोल रही थी, अधिकारी पहले ही पेंग वांग को मो परिवार के स्थान पर ले जा चुके थे। लेडी हे, अपनी सर्पदंश उपचार विधि फिर से बताओ। वह झिरन ने भावहीन होकर लोगों की ओर देखा, धीरे और जानबूझकर बोल रहा था। मैंने जो विधि बताई वह सांप द्वारा काटे जाने के तुरंत बाद ही उपयोगी है। तो फिर अब क्या करना चाहिए? अधिकारी चिंतित था। वह झिरन जानता था कि बैंडिट क्रेट द्वारा काटे जाने के बाद कोई व्यक्ति इतनी जल्दी नहीं मरेगा। इसलिए उसने जानबूझकर अपनी चाल धीमी कर दी और घोंघे की गति से पेंग वांग की ओर बढ़ने लगी। उसका लक्ष्य अधिकारियों को चिंतित करना था। निश्चित रूप से उसकी धीमी चाल देखकर अधिकारी को गुस्सा आ गया। जल्दी करो, क्या करना होगा? आग्रह करने पर भी वह झिरन नाराज नहीं हुआ। वह बस अपनी जगह पर खड़ी रही और हिली नहीं। अब आप मुझसे मदद मांग रहे हैं। क्या आप इसी तरह लोगों से मदद मांगते हैं? ये अधिकारी कैदियों के सामने दबंगई करने और दिखावा करने के आदी थे। वह झिरन उन्हें भोगना जारी नहीं रखना चाहता था। आगे का रास्ता अभी भी लंबा था। वह हर दिन उनके चेहरे देखते हुए जीना नहीं चाहती थी। उसे इस अवसर का उपयोग इन अधिकारियों को यह बताने के लिए करना था कि वह, हे झिरन, कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसे समझौता करने के लिए यूं ही डराया जा सके। यह देखकर झांग क्विंग डांटना जारी रखना चाहता था और आदतन उसकी कमर पर लगे चाबुक तक पहुंच गया था। आठवें बूढ़े झोऊ ने तुरंत उसे रोक दिया। बॉस का जीवन सबसे पहले आता है। झांग क्विंग ने तुरंत अपनी हरकतें रोक दी। हे झिरन को जमकर घूरा लेकिन दोबारा नहीं बोला। आठवां बूढ़ा झोऊ उठ खड़ा हुआ। आप जो भी स्थितियां चाहते हैं उनका नाम बताइए। वह झिरन को शर्तों का प्रस्ताव देने की कोई जल्दी नहीं थी। एक पेशेवर डॉक्टर के रूप में पहली चीज जो उन्हें करनी थी वह मरीज की स्थिति को समझना था। हालांकि वह जानती थी कि पेंग वांग को सिल्वर रिंग सांप द्वारा जहर दिया गया था, लेकिन इलाज की पूरी पुष्टि किए बिना वह इतनी लापरवाह नहीं होती। पेंग वांग के सामने बैठकर हे झिरन ने पहले जांच करने के लिए अपनी पलकें खोली, फिर उसकी नाड़ी ली और अंत में उसके पैर पर घाव की जांच की। पेंग वांग की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगर वह आधे घंटे बाद उसे ढूंढने आता तो शायद उसे बचाया नहीं जा सकता था। सौभाग्य से उसके क्लिनिक में सही एंटीसीरम की कुछ शीशियां थीं। कोई यह भी कह सकता है कि उससे मिलना पेंग वांग की नियति थी कि उसकी अकाल मृत्यु न हो। उसकी जांच करने के बाद वह झिरन धीरे धीरे सबकी निगाहों के नीचे खड़ा हो गया और छांटी गई जड़ी बूटियों के ढेर के पास लौट आया। उसे कड़वे स्वाद वाली ड्रैगन गॉल जड़ी बूटी मिली और उसने उसे तोड़ दिया। उसने झिरन ने ड्रैगन पिट जड़ी बूटी को झांग क्विंग को सौंप दिया, जो अभी अभी उस पर चिल्लाया था। ड्रैगन गैल वास्तव में सांप के जहर का इलाज नहीं करता था, लेकिन वह क्रोधी किस्म की थी। उन्होंने कहा, इसे चबाएं और बाद में घाव पर पट्टी बांधने के लिए इसका इस्तेमाल करें। झांग किंग अनिच्छुक था। मैं इसे चबाने के बजाय इसे 2 चट्टानों से क्यों नहीं कुचल देता? यदि आप इसे चट्टानों से कुचलेंगे तो हर्बल सार खो जाएगा। वह झिरन स्पष्ट रूप से कुछ हद तक अधीर था। झांग क्विंग को पता था कि उसे अपने बॉस की जान के लिए इस जड़ी बूटी को चबाना होगा। हालांकि उन्होंने हे झिरन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया। आप पहले मुझे जहरीली जड़ी बूटियां देकर डांटने के लिए मुझ पर पलटवार नहीं करेंगे, है ना? उसने झिरन ने अपनी आंखें घुमाई। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह अधिकारी इतना सतर्क होगा। अगर तुम्हें डर लगता है तो ऐसा मत करो।
वैसे भी तुम्हारे बॉस की जिंदगी और मौत का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यह देखकर 8वें बूढ़े जो ने आग्रह किया, झांग क्विंग, बस बॉस की खातिर हेस की बात सुनो। झांग क्विंग का चेहरा पहले से ही झुर्रियों से भरा हुआ था, वह बहादुरी से खुद को बलिदान करने के लिए तैयार था। जैसे ही वह ड्रैगन गॉल जड़ी बूटी को अपने मुंह में डालने वाला था, ली परिवार की ओर से एक युवा महिला तेजी से दौड़ती हुई आई। सर, हे झिरन की बात मत सुनो। वह दवा बिल्कुल नहीं जानती। उसे अपने साथ धोखा मत करने दो। वह झिरन ने नवागंतुक की ओर तिरछी नजर से देखा, मूल मालिक की यादों को खोजा, यह एक परिचित था। ली परिवार की नौकरानी ली राउर, एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसे मूल मालिक ने एक अच्छा दोस्त माना था। उसने झिरन को एक नजर में ही पहचान लिया। इसके अलावा मूल मालिक ने मो परिवार में शादी करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था, जिसका ली राउर से गहरा संबंध था। ली राउर ने हमेशा उसे परेशान करते हुए कहा था कि मो परिवार में शादी करने वाली कोई भी महिला जल्दी ही विधवा हो जाती है। उसे अपनी युवावस्था में विधवा के रूप में क्यों रहना होगा। संक्षेप में, ली राउर ने मूल मालिक के साथ जो भी चर्चा की वह विधवा शब्द के इर्द गिर्द घूमती रही। परिणामस्वरूप मूल मालिक के मन में मो परिवार में शादी करने का डर पैदा हो गया, जिसके कारण बाद में हे युवानमिंग और उसकी पत्नी द्वारा उसे नशीला पदार्थ देने की घटना हुई। यह कहा जा सकता है कि मूल मालिक की मृत्यु का सीधा संबंध ली राउर से था। यह सब सोचते हुए हे जिरान की ली राउर पर नजर तेज हो गई। इसके अलावा उसने बस उसे कमजोर करने की कोशिश की थी। यह व्यवहार शायद ही किसी अच्छे दोस्त के लिए उपयुक्त हो। ली राउर, चूंकि आप कहते हैं कि मैं दवा नहीं जानता, तो आप स्वयं अधिकारी के जहर का इलाज क्यों नहीं करते? उसने झिरन ने कहा और मुंह फेर लिया। हे झिरन के रवैये के जवाब में ली राउर एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। जिस हे झिरन को वह जानती थी वह हमेशा उसका आज्ञाकारी रहा था, पहले कभी इतना दृढ़ नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि आखिरकार उसने मो परिवार में शादी करने का मन बना लिया हो? जब ली राउर सोच में खोई हुई थी, 8वें बूढ़े जो ने उसे अप्रिय दृष्टि से देखा। आप कौन होते हैं परेशानी पैदा करने वाले? ली राउर को डांटकर वापस होश में लाया गया। सर, मैं सच कह रहा हूं। मैं हमेशा हे झिरन के साथ हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि वह कोई दवा जानती है। उसे अपने साथ धोखा मत करने दीजिए। ली राउर के गंभीर शब्द सुनकर अधिकारी झिझक गए। हालांकि पहले से ही मरते हुए पेंग वांग को देखने के बाद वे वास्तव में असहाय थे। विशेषकर यहाँ जंगल में डॉक्टर को बुलाना असंभव था। अधिकारियों ने चर्चा करने के लिए एक साथ इकट्ठा किया और अंततः तिनके को समझने का फैसला किया और हे झिरन को अपने मालिक को ठीक करने में मदद करने का मौका दिया। झांग क्विंग ने हे झिरन की पीठ की ओर पुकारा, मिस हे, वापस आओ और जहर का इलाज करना जारी रखो। वह झिरन रुका और मुड़ा, लेकिन उसकी नजर ली राउर पर पड़ी। उसने मजाकिया मुस्कान के साथ कहा, ली राउर ने कहा कि मैं दवा नहीं जानती। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं उसे ठीक करने के बजाय मार डालूंगी? यह सुनकर झांग क्विंग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। इस बार उनका गुस्सा ली राउर पर निकला। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं, जो सरकारी कामकाज में दखल दे रहे हैं? ऐसा लगता है कि आप जिंदगी से थक गए हैं। अपना गुस्सा निकालने के लिए झांग किंग ने सीधे अपनी कमर से अपना चाबुक निकाला और ली राउर पर जमकर हमला बोला। आह! जब ली राउर को कोड़े मारे गए तो उसकी चीख निकल गई। उसी समय एक और महिला जो लगभग 30 के आसपास की लग रही थी, ली परिवार की ओर से फिर से दौड़ती हुई आई। महिला ने डरकर ली राउर को बचाया और धीमी आवाज में विनती की, सर, मेरी युवा मिस इससे बेहतर कुछ नहीं जानती। कृपया बड़े व्यक्ति बने और इसे दिल पर न लें। कोड़े लगने के बाद चुभने वाला दर्द लगातार ली राउर को याद दिलाता रहा कि यह सब ही झिरन का काम था। यदि हे झिरन का व्यंग्य नहीं होता, तो अधिकारी उसे कैसे कोड़े मार सकता था? अपनी आंख के कोने से हे झिरन ने ली राउर को नफरत से उसकी ओर घूरते हुए देखा। उसने इधर उधर देखा, फिर झांग क्विंग से कहा, सर, क्या आपको पहले चिंता नहीं थी कि जड़ी बूटी जहरीली थी? झांग क्विंग उसके अर्थ से थोड़ा भ्रमित हुई और उसने लकड़ी की तरह सिर हिलाया। उसने झिरन की नजर अभी भी क्रोधित ली राउर पर डाली। दरअसल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जड़ी बूटी कौन चबाता है। झांग क्विंग को तुरंत समझ में आ गया और हे झिरन की चतुराई के लिए उसकी सराहना महसूस हुई। उसने ऐसा करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? बिना किसी हिचकिचाहट के झांग क्विंग ने ड्रैगन पिट जड़ी बूटी ली राउर को सौंप दी। यदि आप पिटते रहना नहीं चाहते, तो इसे चबा लें। ली राउर आंतरिक रूप से अनिच्छुक थे, लेकिन उन्होंने आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की। वह सबके सामने केवल दयनीय रूप से ड्रैगन गॉल जड़ी बूटी को चबा सकती थी। उसकी पहले से ही अनाकर्षक विशेषताएं तुरंत बदल दी गईं। यह दवा बहुत कड़वी थी।
झांग क्विंग ने भी मतली के कारण बड़े हुए खट्टे तरल को बिना सोचे समझे निगल लिया। इसे चबाने के बाद ली राउर ने विकृत अभिव्यक्ति के साथ सामग्री को अपनी हथेली पर थूक दिया। सर, क्या यह काफी है? झांग क्विंग को भी पता नहीं चला और उन्होंने हे झिरन को जांच करने का इशारा किया। उसने झिरन ने ली राउर के हाथ में हरी घृणित गंदगी को देखने का दिखावा किया। उसने अनिच्छा से सिर हिलाया। वह बहुत है। इतना कहने के बाद उसने किसी और की प्रतिक्रिया को नहीं देखा और पेंग वान के पक्ष में लौट आई। घाव को पूरी तरह से उजागर करने के लिए झिरन ने अधिकारियों से अपनी पैंट के पैर को ऊंचा उठाने में मदद ली। सबकी नजरों को नजरअंदाज करते हुए उसने सीधे पेंग वान के कपड़ों का एक कोना फाड़ दिया और झांग क्विंग से कहा, मुझे साफ पानी चाहिए। झांग क्विंग ने जल्दी से अपना पानी का फ्लास्क निकाला और उसे दे दिया। उन्होंने झिरन ने कपड़े के उस टुकड़े को भिगोने के लिए पानी का इस्तेमाल किया, फिर धीरे से पेंग वान के घाव को पोंछ दिया। हालांकि अस्वच्छ होने के कारण, इतने सारे लोगों के देखने के कारण वह अपने भंडारण स्थान से अल्कोहल स्वैब नहीं निकाल सकी और केवल अभी के लिए ही ऐसा कर सकी। वह झिरन बाहर की ओर बढ़ते हुए जहरीले खून को निचोड़ता रही। घाव को अच्छी तरह से साफ करने से पहले तब तक इंतजार काटी रही जब तक कि अधिकांश जहरीला खून बाहर नहीं निकल गया। यह सब ध्यान रखने के बाद हे झिरन ने तभी ली राउर की ओर देखा। जो दवा तुमने अभी चिबाई है उसे घाव पर लगाओ। ली राउर अभी भी अचंभित होकर वहीं खड़ी थी, मानो उसने हे झिरन के शब्द नहीं सुने हो। इससे झांग किंग फिर से नाराज हो गए। तुम अभी भी वहां किस लिए खड़े हो? मैंने तुम्हें दवा लगाने के लिए कहा था। इस चीख से ली राउर को होश आ गया। उसने हे झिरन की ओर देखा, फिर पेंग वान की चोट की ओर देखा। आधिकारिक, सर, मुझ में हिम्मत नहीं है। झांग क्विंग अधीर था। अगर उसने ली राउर की हथेली में घृणित सामान नहीं देखा होता तो वह इसे स्वयं करना चाहता। असहाय होकर वह केवल आग्रह करना जारी रख सका, अपनी औकात मत भूलो, जो कहा जाए वही करो। वह महिला जो अभी अभी ली राउर की रक्षा के लिए दौड़ी थी, कांप गई और आगे बढ़ गई। सर, मेरी युवा मिस डरपोक है, अगर मैं ऐसा करूं तो बेहतर होगा। इसके साथ ही जू ने ली राउर के हाथ से चबाने वाली दवा ली और उसे पेंग वान के घाव पर थोड़ा थोड़ा करके लगाया। आंटी, ली राउर का मूल इरादा यह था कि जब उसने कहा कि वह डरी हुई है तो अधिकारी हे झिरन को कार्रवाई करने देंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी चाची इतनी तत्परता से पहल करेगी। यह सोचकर कि वह कैसे हे झिरन का चेहरा खराब करने में असमर्थ थी, उसे गुस्सा आ गया। लेकिन इतने सारे अधिकारियों की मौजूदगी में उसने परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल अपने दिल में गुस्से को दबा सकती थी और हे झिरन के लिए चीजों को कठिन बनाने के मौके का इंतजार कर सकती थी। इस समय जो आठवां पहले से ही कुछ चिंतित था, क्योंकि वह पेंग वान की स्थिति के बारे में चिंतित था। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसकी नजर ली राउर की ठंडी आंखों से पड़ी। इस तरह की अभिव्यक्ति से लोगों को देखते ही घृणा महसूस होने लगी। तुम दोनों बस वहीं खड़े मत रहो, अपनी जगह पर वापस जाओ। जू डरपोक थी और जब उसने अधिकारियों का उग्र रूप देखा तो उसके पैर तुरंत नर्म हो गए। उसने एक पल भी देर करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से ली राउर को वापस भागने के लिए खींच लिया। वह झिरन बस पेंग वान को उसके घाव के इलाज में मदद करने की कोशिश कर रहा था। उसके शरीर में सांप के जहर को खत्म करने की कुंजी उसके स्थान में मौजूद एंटी सीरम थी। बात सिर्फ इतनी है कि इन अधिकारियों के आने जाने के कारण उसके पास अभी तक अपने स्थान से एंटी सीरम को बाहर निकालने का उपयुक्त मौका नहीं था। जब हे झिरन यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या करना है, झांग किंग फिर से अधीर हो गया। क्या आप वास्तव में सांप के जहर का इलाज कर सकते हैं? दवा लगाए हुए इतना समय हो गया है, बॉस अभी भी सुधार के कोई संकेत क्यों नहीं दिखा रहा है? हे झिरन की बात खत्म होने का इंतजार किए बिना झांग क्विंग ने उत्सुकता से पूछा। मुझे अभी भी जहर को ठीक करने के अंतिम चरण के लिए अपने गुरु की विशेष चिकित्सा तकनीकों का उपयोग करना होगा। फिर तुम अब भी किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और उसका इलाज करो। झांग क्विंग ने फिर आग्रह किया। सर, मैंने पहले ही कहा था, यह एक विशिष्ट चिकित्सा तकनीक है। अपने दिल में हे झिरन ने झांग क्विंग को मूर्खतापूर्ण होने के लिए डांटा। उसने उसके संकेत को बिल्कुल भी नहीं समझा। तभी एक युवा अधिकारी ने चतुराई से झांग क्विंग की आस्तीन खींच ली। भाई झांग, उसके कहने का मतलब यह है कि जब वह बॉस के साथ व्यवहार करती है तो कोई बाहरी व्यक्ति उसे नहीं देख सकता। झांग क्विंग को अचानक एहसास हुआ, लेकिन वह उलझन में भी था। उसने अन्य अधिकारियों की ओर देखा और एक क्षण के लिए असमंजस में पड़ गया, क्योंकि वे सभी बेहोश बॉस को अपनी नजरों से ओझल होने देने को लेकर कुछ हद तक असहज थे। यदि हे झिरन के कोई दुर्भावनापूर्ण इरादे थे तो उनकी जिम्मेदारी बड़ी होगी।
पुरुषों के समूह को इतना अनिर्णायक देखकर वह झिरन भी कुछ हद तक अधीर हो गया था। अगरबत्ती की एक छड़ी के लिए मैं तुम्हें इस पर चर्चा करने का समय दूंगा, यदि समय निकल गया तो मैं भी असहाय हो जाऊंगा। इतना कहकर वह जाने के लिए मुड़ी। हे झिरन को निकलते देख जो आठवें ने उसे रोकने के लिए आवाज लगाई। आप बॉस का इलाज करने के लिए वापस आए, मैं किसी भी परिणाम की जिम्मेदारी लूंगा। अन्य अधिकारियों ने अपने चेहरे पर कुछ राहत के साथ जो आठवें को एक स्वर में देखा। वे अपने दिलों में भी स्पष्ट रूप से जानते थे कि पेंग वांग की हालत बहुत खराब थी। अगर उन्होंने हे झिरन को उसका इलाज नहीं करने दिया तो उन्हें केवल मौत का इंतजार करना पड़ेगा। बात सिर्फ इतनी है कि कोई भी आगे आकर निर्णय लेना नहीं चाहता था। चूंकि कोई आगे आकर निर्णय लेने को इच्छुक था, इसलिए उन सभी ने मौन रूप से कोई आपत्ति नहीं जताई। उसने झिरन ने आसपास देखा, कई घने पेड़ों के अलावा लगभग कोई आवरण नहीं था। सौभाग्य से अब पहले से ही अंधेरा था। जब तक वह कार्रवाई करते समय सतर्क थी, किसी को पता नहीं चला। उसे उस सबसे घने पेड़ के पीछे ले जाओ। उस व्यक्ति को बचाने के लिए उत्सुक अधिकारियों ने बिना कुछ कहे वैसा ही किया। पेंग वांग को हे झिरन द्वारा बताए गए स्थान पर ले गए। ठीक है, आप सभी घूमे और 30 कदम से अधिक दूर चले। अपना सिर घुमाए बिना हे झिरन ने आदेशात्मक स्वर में कहा। जैसे जैसे पीछे हटते कदमों की आवाज रुकने तक छोटी होती गई, उसने सुनने के लिए अपने कान ऊपर उठाए। फिर उसने चारों ओर देखना शुरू कर दिया। यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई उसे देख न सके, उसने तेजी से अपने स्थान से एंटीसीरम और सिरिंज निकाली। अपने हाथ में एंटीसीरम को देखकर हे झिरन को काफी दुख हुआ। यह नवीनतम विकसित सीमित संस्करण उच्च सांद्रता एंटीसीरम था। इसे निकालने के लिए आवश्यक अत्यंत कीमती सामग्रियों के कारण यह एक ऐसी चीज बन गई थी जो बाजार में अमूल्य और अनुपलब्ध थी। भाग्य के एक झटके से हे झिरन ने उच्च सांद्रता वाले एंटीसीरम की ये कुछ शीशियां प्राप्त कर ली थी और उन्हें बेचने के लिए तैयार न होते हुए उन्हें क्लिनिक के रेफ्रिजरेटर में संग्रहित कर दिया था। यह केवल कहा जा सकता है कि पेंग वांग भाग्यशाली था। अगर वह उसके पास नहीं जाता तो वह निश्चित रूप से अपनी जान गंवा देता। यदि उसके स्थान में पुनर्जनन कार्य नहीं होता तो हे झिरन इसे पेंग वांग पर उपयोग करने के लिए अनिच्छुक होता। एंटीसीरम के अंतःशिरा इंजेक्शन का बेहतर प्रभाव होगा, लेकिन वर्तमान स्थिति ने हे झिरन को उस तरह से काम करने की अनुमति नहीं दी। वह केवल इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन चुन सकती थी। अपने कार्यों को छिपाने के लिए पेड़ का उपयोग करते हुए हे झिरन ने अनुपात के अनुसार सलाइन के साथ एंटीसीरम को पतला किया। फिर पेंग वांग की आस्तीन को उठाया, कीटाणुरहित किया, इंजेक्शन लगाया और सुई को लगभग एक ही बार में अपने आंदोलनों के साथ हटा दिया। शेष पैकेजिंग और सिरिंज को अपने स्थान पर रखने के बाद हे झिरन ने पेंग वांग की सांसों को ध्यान से देखा। लगभग 5 मिनट के बाद पेंग वांग की स्थिति काफी कम हो गई थी। सांस लेने में कठिनाई के कारण उनका मूल रूप से कुछ हद तक बैंगनी रंग धीरे धीरे शांत हो गया और उनकी सांस लेना काफी सहज हो गया। अनुमान है 1-2 घंटे और बाद वह जाग जाएंगे। जब हे झिरन ने पेंग वांग को एंटीसीरम का इंजेक्शन लगाया तो वह जल्दी में नहीं गई। कुछ और करने से पहले उसकी हालत पूरी तरह से स्थिर होने तक कुछ देर और निरीक्षण करने का इरादा रखती थी। हालांकि उसे कोई जल्दी नहीं थी। इंतजार कर रहे अधिकारी उत्सुकता से घबरा रहे थे। अंत में झांग किंग फिर भी खुद को रोक नहीं सका और जोर से पूछा, सुश्री वह, अब हमारे बॉस की हालत कैसी है? एक डॉक्टर के रूप में अपने पिछले जीवन में वह झिरन को 2 प्रकार के रोगियों के परिवार सबसे ज्यादा नापसंद थे। एक वे थे जो उस पर संदेह करते थे, दूसरे वे थे जो अधीर होकर उससे आग्रह करते थे। झांग किंग ने इन दोनों बिंदुओं पर पूरे अंक हासिल किए थे। चिल्लाने से क्या हुआ? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो जाओ कोई दूसरा डॉक्टर ढूंढ लो। वह झिरन का स्वभाव इस प्रकार का था, भले ही वे लोग अधिकारी हो तो भी कोई फायदा नहीं था। झांग क्विंग स्वभाव से उत्सुक थे, खासकर तब जब किसी कैदी ने उन्हें डांटा हो जिसे उन्होंने खुद निर्वासित किया था। उसने आदतन अपनी कमर से लटका हुआ चाबुक निकाल लिया। 8वें बूढ़े जो ने उसे रोकने के लिए जल्दबाजी की। शांत हो जाएं। झांग किंग नाखुश था और उसने हे झिरन को सबक सिखाने के लिए 8वें बूढ़े जो के आसपास जाने की कोशिश की। मो जीवे लकड़ी की गाड़ी पर लेटा हुआ दूर से यह सब देख रहा था। यह देखकर कि झांग क्विंग कार्रवाई करने वाला था, वह पहले से ही खड़े होकर उस व्यक्ति को बचाने के लिए तैयार था। चाहे कुछ भी हो, मो जीवे हे परिवार से किसी को भी अपनी पत्नी को धमकाने नहीं देगा। हे महिलाएं भी इसी तरह थी। जब से हे झिरन पेंग वांग के सर्पदंश का इलाज करने गया, वे चिंतित थे। यहां तक उन्होंने अपनी भूख को भी नजरअंदाज कर दिया। बूढ़ी महिला मो की तेज नजरों ने मो जीवे की छाती को तेजी से ऊपर और नीचे गिरते हुए देखा। उसने अपने बेटे के विचारों का अनुमान लगाया।
समग्र स्थिति को प्रभावित न करने के लिए बूढ़ी महिला मो लकड़ी की गाड़ी के पास फुसफुसाए, अधीर न हो। मो जीवे कैसे अधीर नहीं हो सकते थे। हे झिरन के लिए उसके मन में भावनाएं थी या नहीं। हे परिवार में एकमात्र पुरुष होने के नाते अगर वह घर में महिलाओं की रक्षा भी नहीं कर सका तो वह मर भी सकता था। हालांकि अपनी मां को चिंता न करने के लिए उसने उठने की इच्छा को जबरन दबा दिया। तभी वह झिरन पहले ही पेड़ के पीछे से उठ खड़ा हुआ और अधिकारियों की ओर चला गया। वह इतनी शांत लग रही थी मानो झांक क्विन के चाबुक से बिल्कुल भी नहीं डरती हो। इससे पहले कि आठवां बूढ़ा जो बोल सके, झांक क्विन ने उसे रोकने वाला हाथ झटक दिया और पेड़ की ओर भाग गया। हे जीरन, अगर तुमने झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। उसने झिरन ने उसकी ओर देखा भी नहीं, बस अपनी बाहें फैलाए वहीं खड़ी रही। आठवां बूढ़ा जो झांक क्विन की तुलना में कहीं अधिक समझदार था। पेंग वांग पर तुरंत जांच करने के बजाय उन्होंने हे झिरन से पूछा, क्या आप आश्वस्त हैं कि जहर ठीक हो गया है? मुझे यकीन है। इसके अलावा मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि वह 1 घंटे के भीतर जाग जाएगा। हे झिरन के धैर्य को देखकर आठवीं बूढ़ी जो पुष्टि कर सकती थी कि वह झूठ नहीं बोल रही थी। ठीक है, जब तक मुखिया जागता है वह निश्चित रूप से आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। वह झिरन इसी वाक्य के लिए इतने दिनों से व्यस्त था, लेकिन कारण ने उसे बताया कि पेंग वांग के जागने तक कुछ भी निश्चित नहीं था। ठीक है, तुम लोग जाकर ऑफिसर पेंग का ख्याल रखो। मैं प्यासा, थका हुआ और नींद में हूं। मैं आराम करने जा रहा हूं। इतना कहकर हे झिरन हे परिवार की ओर चल दिया। आठवें बूढ़े जो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने पहले ही अपने दिल में नोट कर लिया था। हे झिरन ने अभी कुछ ही कदम उठाए थे कि सभी महिलाएं उसका स्वागत करने आईं। भाभी, वापस जाकर आराम करो। पांचवी भाभी जाओ जिया ने उसका समर्थन करने के लिए जल्दबाजी की। हे झिरन को भूल जाइए जो लोगों की जान बचाने में व्यस्त था, यहां तक वे लोग भी जो ज्यादा हिलडुल नहीं पाए थे, थकावट महसूस कर रहे थे। जैसे ही हे झिरन अपनी सीट पर लौटी तो अन्य भाभियों ने उसे घेर लिया। हे झिरन, क्या तुमने सचमुच सांप का जहर ठीक कर दिया? बूढ़ी औरत मो और मो जीवे को भी यही संदेह था। अपने बेटे की शादी से पहले उसने कुछ चैनलों के माध्यम से हे झिरन के बारे में भी पूछताछ की थी। उसने केवल यह सुना था कि हे झिरन एक युवा लड़की थी जो बहुत कम बाहर जाती थी। वह नहीं जानती थी कि वह कोई चिकित्सा कौशल समझती है। हालांकि पिछली रात उसके साथ बातचीत के बाद से ओल्ड लेडी मो एक बात की पुष्टि कर सकती थी, उसकी नौवीं बहू सरल नहीं थी। बुद्धि हो या कौशल, वह बाकी 8 बहुओं से अतुलनीय थी। अगर उसने आज अपनी आंखों से हे झिरान के माता पिता को उसके साथ इस तरह का व्यवहार करते नहीं देखा होता तो उसे हे झिरान की असली पहचान पर भी संदेह होता। अब उसकी पहचान को लेकर कोई संदेह नहीं था, लेकिन उसकी चिकित्सा कुशलता सचमुच हैरान करने वाले थे। बेशक वह झिरन अपनी सास के स्वर में संदेह सुन सकती थी। उसने ये सब करने से पहले खूब सोचा था। उसके कई रहस्यों में से एकमात्र चीज जो वह प्रकट कर सकती थी वह थी ये चिकित्सा कौशल। इसलिए उसे एक उचित बहाना ढूंढना पड़ा। माँ, जब मैं छोटा था तो मुझे एक महान गुरु द्वारा छोड़ी गई चिकित्सा पुस्तक प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। तुम्हें पता ही होगा कि मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है। मैं आमतौर पर घर पर मेडिकल किताबें पढ़कर समय गुजारता हूँ। काफी समय के बाद मुझे चिकित्सा पुस्तकों की विषय वस्तु अच्छी तरह समझ में आई। बीमारियों का इलाज करना अब मेरे लिए मुश्किल नहीं है। ओल्ड लेडी मो की समझ में वह झिरन शायद ही कभी बाहर जाता था। इसलिए उसने जो कारण बताया उस पर उसे बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ। चूंकि तुम वास्तव में चिकित्सा को समझते हो, मां चिंता करना बंद कर देगी। बूढ़ी महिला मो को लगा कि अपने परिवार के सामने इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है और उसने सीधे अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त की। वह झिरन अब सचमुच थक गया था। चारों ओर देखा तो घास और बड़े पेड़ों के अलावा कुछ नहीं था। जब अधिकारियों ने उनके घर पर छापा मारा था तो उन्होंने उन्हें सामान तो क्या, एक भी धागा या सुई नहीं लाने दिया था। हालांकि उसके पास अपने पिछले जीवन की रजाइयां थीं, लेकिन वह उन्हें उपयोग के लिए बाहर नहीं ले जा सकती थी। इससे उसे एक कहावत याद आ गई, मैं खाली आसमान और धरती के नीचे अकेला घूमता हूँ। आसमान को रजाई और धरती को गद्दे की तरह, पहाड़ों और नदियों को तकिया की तरह इस्तेमाल करता हूँ। जैसे ही झिरन अपने आप से विलाप कर रही थी, मोहन्यू ने व्यथित होकर कहा, माँ, मुझे भूख लगी है और नींद आ रही है, मुझे क्या करना चाहिए? यह बोलते हुए बूढ़ी महिला मो भी व्यथित थी। मोहन्यू के बारे में भूल जाइए जिन्हें बचपन से ही लाड़ प्यार दिया गया था। बाकी सभी महिलाएं, जिनमें वह भी शामिल है, कौन सी महिला अमीर परिवार के घर में पली बड़ी नहीं थी?
केवल तारों को छिपाकर भूखे रहना और जमीन पर सोना, यह अजीब होगा यदि वे कल बीमार न पड़े। उसने मो हन्यू के बिखरे बालों को व्यथित ढंग से सहलाया और जोर से कहा, हन्यू, यह हमारा पहला दिन है। हमें भविष्य में भी इसी तरह रहना होगा, तुम्हें अनुकूलन करना सीखना होगा। कनिष्ठों के एक समूह का सामना करते हुए वह केवल मजबूत बनी रह सकी। अगर वह इन बच्चों के सामने आत्मविश्वास खो देगी तो सबकी मानसिकता पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। वह झिरन अभी भी निश्चित नहीं हो सका कि पेंग वांग किस तरह का व्यक्ति था। यदि वह कृतज्ञता को समझे तो ठीक रहेगा। जागने के बाद वह निश्चित रूप से हे परिवार की देखभाल करेगा। दूसरी ओर, यदि उसने उनकी जीवन रक्षक कृपा को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया होता, तो आज उसने जो कुछ भी किया वह व्यर्थ हो जाता। यदि ऐसा होता, तो उन्हें हे परिवार की स्थिति को सुधारने के लिए अन्य तरीके खोजने पड़ते। इस समय हे झिरन को उम्मीद थी कि पेंग वांग जल्द ही जाग जाएंगे, और इससे भी अधिक उम्मीद है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कृतज्ञता को समझता है। इस तरह शायद उनकी रात बेहतर हो सकती थी। जैसे ही वह झिरन मो जियुए की लकड़ी की गाड़ी के सामने झुककर विचार में खोया हुआ था, अधिकारियों की ओर से उत्साहित हंसी की आवाज सुनाई दी। हा हा हा, बहुत अच्छा, चीफ जाग रहे हैं। चीफ, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? चीफ, आपने तो हमें लगभग डरा ही दिया। जब सभी ने नजर डाली तो उन्होंने देखा कि अधिकारियों का एक समूह पेंग वांग के आसपास इकट्ठा हुआ था, जो उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ कर रहा था। पेंग वांग इस समय भी कुछ हद तक कमजोर थे, लेकिन इसने उन्हें बोलने से नहीं रोका। बूढ़े जो 8वें, वास्तव में मेरे साथ क्या हुआ? बॉस, आपको सांप ने काट लिया है। यह सुनकर पेंग वांग ने होश खोने से पहले की स्थिति को ध्यान से याद किया। पहली चीज जो उसने महसूस की वह यह थी कि उसकी पिंडली का वह स्थान जहां जहरीले सांप ने उसे काटा था, थोड़ा सुन्न हो गया, और सुन्नता का एहसास धीरे धीरे फैलता गया। उसके बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सांस नहीं ले पा रहा है, और फिर उसे कुछ पता नहीं चला। मुझे सांप ने काटा था लेकिन मैं मरा नहीं। यह पुष्टि करने के लिए कि यह सब सच है, पेंग वांग ने अपने ही गाल पर चुटकी काट ली। दर्द महसूस करने के बाद ही उसे इस सब पर विश्वास हुआ। झांग क्विंग ने आगे कदम बढ़ाया, बॉस, आप सचमुच नहीं मरे। जहर बाहर निकालने में मेरी मदद किसने की? पेंग वांग ने चारों ओर देखा और सुनिश्चित किया कि वह अभी भी इस उजाड़ जंगल में है। इन लोगों को डॉक्टर कहाँ मिला? बूढ़े जो 8वें ने मो परिवार की ओर इशारा किया। यह मो जियुए की नई दुल्हन हे झिरान थी। हे झिरन के बारे में बोलते हुए पेंग वांग के दिमाग में उसे चेतावनी देने का दृश्य दिखाई दिया। यह सोचकर पेंग वांग को कुछ शर्म महसूस हुई। सबसे पहले जब लड़की ने दयालुता दिखाते हुए उसे चेतावनी दी तो वह उस पर टूट पड़ा। उसने चारों ओर अपनी नजरें घुमाई और आखिरकार उसकी नजर राजधानी से लाए गए कई बड़े पैकेजों पर पड़ी। ओल्ड जो मो परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को सफेद आटे से बने 2 उबले हुए बंस दें। साथ ही उनसे पूछें कि क्या उनके पास कोई अन्य अनुरोध है। जितना संभव हो सके उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करें, जब तक कि यह बहुत अधिक न हो। बूढ़े जो 8वें को पता था कि पेंग वांग एक ऐसा व्यक्ति था जो आभारी होना जानता था। वह यह भी स्पष्ट रूप से जानता था कि पेंग वांग ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वह मो परिवार को कुछ भी देना नहीं चाहता था। आखिरकार उनके सामने अभी भी एक लंबी सड़क थी, और उनका कर्तव्य उन्हें निर्वासितों के प्रति बहुत अधिक उदार होने की अनुमति नहीं देता था। 8वीं ओल्ड जो को बैग लेकर चलते हुए देखकर मो परिवार की महिलाएं थोड़ी घबरा गईं। बूढ़े जो 8वें ने बैग सबके सामने रख दिया। हमारे बॉस ने कहा है कि तुम में से प्रत्येक को मैदा से बने 2 उबले हुए बंस दे दो। यह सुनकर कि वहां सफेद आटे की बंस थी, मो परिवार निगलने से खुद को नहीं रोक सका। वे सचमुच बहुत भूखे थे। इसके बावजूद हर कोई चुपचाप नहीं हिला, उनकी आंखें अनजाने में हे झिरन की ओर थी। वह झिरन भी भूखी थी, लेकिन उसका धैर्य दूसरों की तुलना में अधिक मजबूत था। उसने कुछ नहीं कहा, बस बूढ़े जो 8वें की ओर देखा, यह जानते हुए कि उसके पास कहने के लिए और भी बहुत कुछ था। हमारे बॉस ने कहा कि मिस हे ने उसकी जान बचाई है, इसलिए यदि कोई शर्त है जिसे आप प्रपोज करना चाहते हैं, तो आप अभी उनका उल्लेख कर सकते हैं। यह सुनकर कि वे शर्तों का प्रस्ताव रख सकते हैं, मो परिवार की महिलाओं की आंखें चमक उठी। क्या इसका मतलब यह है कि उनके आने वाले दिन बेहतर हो सकते हैं? उन्होंने झिरन को उम्मीद नहीं थी कि पेंग वांग उन्हें शर्तों का प्रस्ताव देने की पहल करेंगे। साथ ही उसने एक संभावना के बारे में भी सोचा कि पेंग वांग जीवन बचाने वाले एहसान का बदला एक ही बार में चुकाना चाहती थी, ताकि चीजें बाद में वैसे ही जारी रह सकें। चूंकि यह मामला था, उसे इस अवसर का लाभ उठाना था। हालांकि हे झिरन के मन में पहले से ही योजनाएं थी, फिर भी उसने ओल्ड लेडी मो की ओर देखा।
चाहे कुछ भी हो, बड़ों से आगे निकल जाना अच्छा नहीं था। हे झिरन के व्यवहार ने एक बार फिर बूढ़ी महिला मो का पक्ष जीत लिया और उसे इस बहू के प्रति और भी अधिक आश्वस्त कर दिया। आपने उस आदमी को बचाया, इसलिए सोचे कि आप क्या स्थितियां चाहते हैं। बस बहुत लालची मत बनो। बूढ़ी महिला मो जानती थी कि उसकी बहू बहुत बुद्धिमान महिला थी और मामलों को संभालते समय वह निश्चित रूप से खुद से भी अधिक विचारशील होगी। उसे बस एक छोटा सा अनुस्मारक देने की जरूरत थी। चूंकि यह मामला था, हे झिरन का अब और विनम्र रहने का इरादा नहीं था। साथ ही वह ओल्ड लेडी मो की बातों से पूरी तरह सहमत थी। वह लालची नहीं हो सकती थी और उसे भविष्य के लिए कुछ जगह छोड़नी होगी। सर, हमारे अनुरोध ज्यादा नहीं है। हम केवल यह आशा करते हैं कि जब आप अगले काउंटी से गुजरेंगे तो आप हमें कुछ आपूर्ति खरीदने की अनुमति देंगे। अभी के लिए हे झिरन को लगा कि यह एक शर्त ही काफी है। उसके हाथों में अनगिनत चांदी थी। उसे बस अधिक दैनिक आवश्यकताएं खरीदने की जरूरत थी और अन्य मामलों पर चर्चा की जा सकती थी। बूढ़े जो आठवें को शायद ही विश्वास हो रहा था कि जब उसने हे झिरन को शर्तों का प्रस्ताव दिया था तो उसने केवल इतना छोटा सा अनुरोध किया था। वह पेंगवान को रिपोर्ट किए बिना इस पर सहमत हो सकता था। कोई बात नहीं, मैं आपसे यह वादा करता हूँ। हम कल दोपहर में यूनलाई काउंटी से गुजरेंगे। हम वहां फिर से आपूर्ति करेंगे और मैं खरीदारी के लिए आपके साथ किसी को भेजूंगा। अच्छा, धन्यवाद सर। जब दूसरा पक्ष उसकी शर्त पर सहमत हुआ तो उसने झिरन ने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। उसने बस शांति से जवाब दिया, क्या आपके पास कोई अन्य अनुरोध नहीं है? बूढ़े जो आठवें ने जाने की जल्दी नहीं की। झिरन का इरादा पहले स्थान पर लालची होने का नहीं था, लेकिन ओल्ड जो आठवें के तरीके को देखकर ऐसा लगा कि उसने पर्याप्त शर्तों का प्रस्ताव नहीं रखने के लिए उसे तुच्छ समझा। चूंकि सर मुझे बोलने दे रहे हैं, मुझे वह सांप भी चाहिए जिसे आज पीट पीट कर मार डाला गया है। बूढ़े जो आठवें ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, तुम्हारे जैसी महिला वह चीज किस लिए चाहती है? सांप के शरीर से कई चीजें दवा में इस्तेमाल की जा सकती हैं। उसने झिरन ने गोलमोल जवाब दिया। वह उन्हें बता नहीं सकी कि वह जहर बनाना चाहती है। मैं इस बात से भी सहमत हो जाऊंगा। ओल्ड जो आठवें की सहमति के लिए तत्परता को देखकर हे झिरन भी उसे विलंबित नहीं करना चाहता था। मैंने अपनी सारी शर्तें बता दी हैं। अच्छा, मैं अभी वापस जाकर बॉस को रिपोर्ट करूंगा। ओल्ड जो आठवीं के दिमाग में हे झिरन ने पेंगवान की जान बचाई थी, इसलिए ये कुछ चीजें उसे चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। लौटने और पेंगवान को मामले की सूचना देने के बाद उन्होंने कई वॉटरस्किन और चांदी के सांप को वापस लाने की पहल की। ये वॉटरस्किन निर्वासित अपराधियों को बेचने के लिए तैयार किए गए थे। यह देखते हुए कि उन लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं है, वे शायद इन्हें खरीद नहीं सकते, इसलिए हम उन्हें आपको भी दे सकते हैं। हमारे पास अभी भी वहां कुछ सफेद आटे की बंस है। अब चूंकि मौसम गर्म है, अगर हमने उन्हें पूरा नहीं किया तो वे खराब हो जाएंगे, इसलिए कल सुबह मैं तुम्हें कुछ और दूंगा। थे झिरन के सामने पानी की खाल और चांदी के सांप को फेंकने के बाद बूढ़ा जो आठवां घूम गया और चला गया। उन्होंने झिरन ने कुशलतापूर्वक प्रत्येक व्यक्ति को 2 बंस वितरित किए। हालांकि सफेद आटे के बंस का स्वाद खराब नहीं था, बिना किसी साइड डिश के सूखने पर भी उन्हें निगलना मुश्किल था। थे झिरन को अचानक एक विचार आया क्योंकि उसकी नजर उस पैकेज पर पड़ी जो हे युवानमिंग ने उसे दिया था। उसे अभी तक पैकेज खोलने और सामग्री की जांच करने का मौका नहीं मिला था, इसलिए किसी और को नहीं पता था कि अंदर क्या था। उसने झिरन ने अपना एक हाथ पैकेज में बढ़ाया, जबकि उसकी चेतना उसके स्थान में प्रवेश कर गई। कटा हुआ ब्रेस्ड बीफ जो उसने हाल ही में खरीदा था, वहां फ्रिज में था। ब्रेस्ड बीफ पैकेजिंग एक प्लास्टिक बैग था, जिसे निश्चित रूप से दूसरों को देखने के लिए बाहर नहीं निकाला जा सकता था, और उसे एक पल के लिए भी इस युग में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला वॉलपेपर नहीं मिला। कोई विकल्प न होने पर हे झिरन केवल अपने हाथ से एक बड़ा मुट्ठी भर ब्रेस्ड बीफ ही पकड़ सकी। विशेष समय में अति विशिष्ट होना केवल दिखावा करना था। जब तक वे थोड़ा बेहतर खा सकते हैं, स्वच्छता या उसकी कमी से क्या फर्क पड़ता है? माँ, भाभियाँ, छोटी बहनें, यह ब्रेस्ड बीफ है जो मेरे पिता और माँ ने आज मुझे भेजा है। कृपया इसे बंस के साथ खाएं। जब उन्होंने हे झिरन को अपने हाथ में एक बड़ा मुट्ठी भर ब्रेस्ड बीफ पकड़े हुए देखा तो सभी की आंखें चमक उठी। लेकिन बचपन से ही जिन नियमों का उन्होंने पालन किया था, उन्होंने उन्हें बताया कि महिलाएं इस तरह से इतना गंदा खाना नहीं खा सकती, खासकर भोजन को सीधे अपने हाथों से पकड़कर खाना नहीं। जब हर कोई असमंजस में था, तभी बूढ़ी महिला मो ने बात की। हमें अभी अपने नियमों में थोड़ी ढील देनी चाहिए। ओल्ड लेडी मो एक स्पष्ट विचारों वाली व्यक्ति थी। वह स्थिति की वास्तविकता को पहचानने वाली पहली महिला थी।
ऐसा कहकर उसका इरादा सब कुछ स्वीकार करने का प्रयास करने का था। आखिरकार वे अब प्रमुख परिवारों की पत्नियां और बेटियां नहीं रही थी। आठों भाभियां और मो हन्यू ब्रेस्ड बीफ जर्की को खाकर लार टपका रहे थे, और बूढ़ी महिला मो के शब्दों के साथ उन्हें अब इसे खाने में कोई परेशानी नहीं थी। माँ सही कह रही हैं, अब हम अमीर घरों की पत्नियां और बेटियां नहीं हैं। अब पेट भरने में सक्षम होना पहले से ही बहुत अच्छा है। इन सभी नियमों के बारे में भूल जाओ, मैं यांग मैनिक्सन अब इन्हें नहीं चाहता। यह अवश्य जानना चाहिए कि अत्यधिक भूखे लोग जब भोजन देखेंगे तो सोचेंगे कि किसी भी चीज का स्वाद अच्छा है। और हे झिरन द्वारा निकाला गया ब्रेस्ड बीफ जर्की बहुत स्वादिष्ट लग रहा था, और यहाँ तक कि जो उन्होंने पहले खाया था उससे भी बेहतर खुशबू आ रही थी। एक बार सुंदर और उचित महिलाओं को जमीन पर बैठे और खाना खाते हुए देखकर हे झिरन ने उन्हें याद दिलाने के लिए बात की। जल्दी मत करो, पैकेज में और भी बहुत कुछ है। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो हम और भी निकाल सकते हैं। वैसे भी उसके स्थान की वस्तुओं में पुनर्योजी कार्य था, इसलिए आवश्यकतानुसार उतनी ही ब्रेस्ड बीफ जर्की होगी। बूढ़ी महिला मो ने ब्रेस्ड बीफ जर्की का एक टुकड़ा खाया और महसूस किया कि यह उसके जीवन में खाया गया सबसे स्वादिष्ट मांस था। हालांकि वह हे झिरन की बातों से सहमत नहीं थी। आपके माता पिता ने आपको जो कुछ दिया है उसमें से कुछ अपने पास रखें, आपको इसे साझा करने के लिए बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। माँ, मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है, उन्होंने झिरन ने कहा, और सभी को वितरित करने के लिए एक और मुट्ठी भर ब्रेस्ड बीफ झटकेदार निकाला। यह देखकर बूढ़ी महिला मो ने उसे और समझाने की कोशिश नहीं की। आखिर उसे खुद भी इसे खाना बहुत पसंद था। मो परिवार की महिलाओं को वहां बैठे और बड़े चाव से उबले हुए बंस और ब्रेस्ड बीफ जर्की खाते हुए देखकर अन्य 4 परिवारों के लोग पहले से ही ईर्ष्या से हरे हो गए थे। मो परिवार को सफेद आटे की बंस क्यों खाने को मिली, और गार्ड ने उन्हें पानी के पाउच देने की पहल की थी। वे जानते थे कि उनका पेट भूख से कुलबुला रहा है, और यदि वे पानी पीना चाहते हैं तो उन्हें गार्डों से भीख मांगनी होगी, जो अच्छे मूड में होने पर उन्हें एक और दे सकते थे। चूंकि उन्होंने पहले दिन में कोड़े मारने से अपना सबक सीखा था, वे लोग क्रोधित थे लेकिन अपनी शिकायतों को जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उनकी आंखें आग की तरह थीं, जो मो परिवार के सदस्यों को वहां खाते पीते देख रही थी। उन पर इतनी अमित्र दृष्टि से मो परिवार की महिलाएं बेखबर नहीं थी। हालांकि ओल्ड लेडी मो के निर्देशों का पालन करते हुए उनमें से किसी ने भी ऊपर नहीं देखा, केवल सफेद आटे की बंस खाते समय अपना सिर नीचे झुकाए रखा। मो परिवार की महिलाओं के भरपेट खाने पीने के बाद बूढ़ी महिला मो ने हे झिरन के बगल में जाने की पहल की और फुसफुसाए, हमें जियुए को भी कुछ खाने देने का तरीका सोचना होगा। यहाँ तक ओल्ड लेडी मो के अनुस्मारक के बिना भी यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में हे झिरन ने सोचा था। माँ, थोड़ी देर रुको, सबके सो जाने के बाद मैं अपने पति के लिए खाना लेकर आती हूँ। लकड़ी की गाड़ी पर लेटे हुए मो जियुए को भी ब्रेस्ड बीफ जर्की की सुगंध महसूस हुई थी। यह आदमी जो आमतौर पर खाने की ज्यादा परवाह नहीं करता था, उसने अनजाने में मुंह में लार निगलना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से दूसरों की नजरों में वह पहले ही होश खो चुका था, इसलिए वह एक और खाने की योजना को खतरे में नहीं डाल सका। मो जियुए ने बड़ी मुश्किल से वहां पीड़ा सहन की, जबकि मो परिवार की महिलाओं ने अंततः भरपेट खाना खाया और पिया। बूढ़ी महिला मो ने सभी को अपने आराम के लिए जगह ढूंढने का निर्देश दिया। आराम करने की बात करते हुए हे झिरन को छोड़कर बाकी महिलाओं के चेहरे उतर गए। माँ, हम ऐसे ही सोने जा रहे हैं। हालांकि मो हन्यू को पता था कि यह मामला है, फिर भी वह थोड़ी शिकायत करने के अलावा मदद नहीं कर सकी। बूढ़ी औरत मो भी बहुत असहाय थी। हन्यू, हमारा मो परिवार अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। यह पहले से ही एक विलासिता है कि हम जीवित हैं, इसलिए ज्यादा मत सोचो। यह सुनकर मो हन्यू के आंसू बेकाबू हो गए। हालांकि वह इतनी समझदार थी कि उसने इस बारे में और कुछ नहीं कहा। बूढ़ी महिला मो ने 10 बच्चों को जन्म दिया था और मो हन्यू उनकी इकलौती बेटी थी। मो हन्यू को बचपन से ही बहुत पसंद किया जाता था। अपनी बेटी की शक्ल देखकर बूढ़ी औरत मो का दिल बहुत दुख गया। लेकिन उसके पास भाग्य के सामने झुकने और मो हन्यू को जल्द ही वास्तविकता स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर तुम इतनी कड़वाहट भी नहीं सह सकते तो तुम हमारे मो परिवार की संतान बनने के लायक नहीं हो। मो परिवार का बच्चा बनने में सक्षम होना मो हन्यू को सबसे अधिक गर्व था। उसके पिता और भाई सभी महान नायक थे जिन्होंने महान शुन राजवंश की रक्षा की थी। अपनी मां को यह कहते हुए सुनकर कि वह मो परिवार की संतान होने के योग्य नहीं है, उसने तुरंत रोना बंद कर दिया और जल्दी से अपनी आस्तीन से अपने आंसू पोंछ लिए। माँ, मो परिवार कठिनाई से नहीं डरता और हन्यू भी नहीं डरता। बोलने के बाद वह मुड़ी और ओल्ड लेडी मो के बगल में लेट गई।
बूढ़ी महिला मो ने अपनी बेटी की ओर दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। वह जितना अधिक देखती थी उसे उतना ही अधिक दर्द होता था, इसलिए वह केवल अपना सिर कहीं और ही घुमा सकती थी। रात में मो जीवे के लिए भोजन लाना सुविधाजनक बनाने के लिए वह झिरन लकड़ी की गाड़ी के ठीक सामने लेट गया। अपने पिछले जीवन में वह जंगल में मिशनों के दौरान अक्सर बाहर सोती थी, इसलिए उसे इसमें से कुछ भी असहनीय नहीं लगता था। सास और अन्य लोगों को आराम करने के लिए लेटे हुए देखकर नंदों ने भी कोई समान विचार नहीं दिखाया। वे जमीन पर सोते हुए एक दूसरे से चिपक गईं। शायद सभी लोग यात्रा से थके हुए थे, इसलिए लेटते ही उन्हें नींद आ गई। वह झीरन सोया नहीं, केवल ऊँघने का बहाना करके वहीं झुक गया। जैसे ही वह यह देखने के लिए अपनी आंखें खोलने वाली थी कि क्या हर कोई गहरी नींद में है, उसे पता चला कि दूसरी भाभी उठकर बैठ गई है। दूसरी भाभी ने चुपचाप है झिरन की तरफ टटोला और फुसफुसाया, सबसे छोटी भाभी, क्या तुम सो रही हो? उन्होंने झिरन ने भी इतनी मात्रा में उत्तर दिया जिसे केवल वे दोनों सुन सकते थे। अभी नहीं। दूसरी भाभी, क्या आपको कुछ चाहिए? चांदनी में यह स्पष्ट था कि दूसरी भाभी के चेहरे पर विरोधाभासी भाव थे। स्पष्ट रूप से उसके पास पूछने के लिए कुछ था। वह, ओम, सबसे छोटी भाभी, मैं आपसे सफेद आटे की रोटी मांगना चाहता हूँ। जैसे ही दूसरी भाभी बोली, वह काफी घबराई हुई थी, हकला रही थी और लगातार दोनों हाथों से अपने कपड़ों के आंचल को खींच रही थी। उसने झिरन को तुरंत दूसरी भाभी के इरादे का अनुमान लगाया। यह उसे अपने मायके परिवार में लाने की इच्छा से ज्यादा कुछ नहीं था। हालांकि वह उस तरह की धक्का मुक्की नहीं करना चाहती थी जो मूर्खतापूर्ण अच्छे काम करती थी। आखिरकार वे कई परिवार मो परिवार के प्रति शत्रुतापूर्ण थे। भले ही दूसरी भाभी के मायके परिवार ने अन्य परिवारों की तरह मो परिवार का अपमान न किया हो, लेकिन उनकी आंखों में मो परिवार के प्रति नफरत को छिपाना असंभव था। दूसरी भाभी, आपने पेट भर खाना नहीं खाया। वह झिरन ने जानबूझकर मूर्खतापूर्ण अभिनय किया। दूसरी भाभी ने जोर से सिर हिलाया। नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा भतीजा खाना खाए। यह सुनकर, यह देखकर कि हे झिरन ने उसे रोटी नहीं दी है, दूसरी भाभी को पता चला कि वह शायद अनिच्छुक थी। सबसे छोटी भाभी, मेरे पिता और अन्य लोगों को मो परिवार के साथ कुछ गलतफहमी हुई होगी। पहले इतने सारे लोगों के साथ हमें इस बारे में बात करने का मौका नहीं मिला। मैंने सोचा, जब देर रात हो चुकी होगी और हर कोई सो रहा होगा, मैं अपने भतीजे के लिए एक रोटी लाऊंगा और यह भी पूछूंगा कि वास्तव में क्या हुआ था। दूसरी भाभी को इतना कहते देख वह झिरन उदासीन नहीं रह सका। इसके अलावा दूसरा पक्ष एक छोटे बच्चे के खाने के लिए बंस चाहता था। वयस्कों के बीच की शिकायतों का छोटे बच्चों से कोई लेना देना नहीं था। साथ ही यह पता लगाने का एक अच्छा अवसर था कि उन परिवारों के मन में मो परिवार के प्रति इतनी बड़ी शत्रुता क्यों थी। उसने झिरन ने बैग से एक सफेद आटे की रोटी निकाली और ब्रेस्ड बीफ जर्की के 2 स्लाइस निकालने के लिए उसके पैकेज में भी हाथ डाला। दूसरी भाभी, ये लो। वहां ब्रेस्ड बीफ जर्की भी था। यह देखकर दूसरी भाभी ने उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया, द्रवित हो गई। धन्यवाद सबसे छोटी भाभी, मैं वापस आने से पहले स्थिति के बारे में साफ साफ जरूर पूछूंगा। दूसरी भाभी, जल्दी जाओ। उसने झिरन ने एक सहज मुस्कान प्रकट की। दूसरी भाभी के दूर चले जाने के बाद हे झिरन ने फिर इधर उधर देखा। गार्ड प्रत्येक परिवार के आसपास तितर बितर हो गए थे। प्रत्येक स्थान पर एक व्यक्ति को रात्रि निगरानी ड्यूटी पर रखा गया था। मो परिवार पर नजर रखने का प्रभारी 8वां बूढ़ा जो था। वह शायद जानबूझकर उदार था और दूसरी भाभी को जी परिवार की दिशा की ओर जाते देख उसे रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि हे झिरन ने अनुमान लगाया कि 8वें बूढ़े जो ने जानबूझकर दूसरी भाभी को आसानी से छोड़ दिया था, लेकिन उसने मो जियुए को खुले तौर पर खाना देने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार मो जियुए का बेहोश होने का नाटक करना एक ऐसी चीज थी जिसे सभी बाहरी लोगों से गुप्त रखा जाना था। हालांकि मो जियुए ने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था, शौचालय जाना तो दूर की बात है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई लोहे का बना व्यक्ति भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। साथ ही उसके घावों की जांच और ड्रेसिंग की जरूरत थी। इस पर विचार करने के बाद वह झिरन कोई अच्छा समाधान नहीं निकाल सका। अंतिम उपाय के रूप में उसने खुद को थोड़ा बलिदान देने का फैसला किया। उसने पैकेज को कवर के रूप में उपयोग करते हुए अपने स्थान से एक जैतून हरा कंबल निकाला। जमीन पर नमी बर्दाश्त न कर पाने का बहाना करते हुए वह लकड़ी की गाड़ी पर चढ़ गई। 8वें बूढ़े जो को यह बताने के लिए कि यहाँ आंदोलन उसके कारण हुआ था, उसने जानबूझकर धीरे से कहा, जमीन वास्तव में बहुत ठंडी है, गाड़ी पर यह अधिक आरामदायक है। बोलते हुए वह मो जियुए के बगल में लेट गई और फिर दोनों को कंबल से ढक दिया। अपने बगल में गर्मी महसूस करते हुए मो जियुए के शरीर ने एक झटका दिया।
यदि कोई दर्पण होता तो वह देख सकता था कि इस समय उसका चेहरा कितना लाल था। वह नहीं जानता था कि जीरन क्या करने का इरादा रखता है, इसलिए वह केवल अपनी आंखें बंद कर सकता था और अपने दिमाग को शांत करने की पूरी कोशिश कर सकता था। उसने झिरन ने जो हरकत की उसे न केवल 8वें बूढ़े जो ने देखा, बल्कि बूढ़ी महिला मो ने भी देखा, जो अभी तक गहरी नींद में नहीं सोई थी। उसने लकड़ी की गाड़ी पर नजर डाली, कंबल के नीचे कसकर लिपटे दो लोगों पर। बूढ़ी महिला मो के पास इस समय कोई अन्य विचार नहीं होना चाहिए था, लेकिन दोनों की अंतरंग उपस्थिति को देखकर वह इसके बारे में और सोचने से खुद को रोक नहीं सकी। उसकी नौवीं बहू को अपने बेटे का ऐसे समय में भी अपने पति के साथ सोने के लिए जाना बहुत पसंद था। ये भी अच्छा था। यदि वे सुरक्षित रूप से उत्तर पश्चिम तक पहुंच सकें तो उन्हें पहले ही शादी संपन्न करानी चाहिए और मो परिवार वंश को जारी रखने के लिए कई पोते पोतियों को जन्म देना चाहिए। 8वें बूढ़े झो ने अलग ढंग से सोचा। इसके अलावा उन्होंने हे झिरन के बारे में अपनी कुछ अच्छी धारणा को भी नकार दिया। कुछ चिकित्सा कौशल जानने के अलावा यह महिला अमीर घरों में अनुग्रह के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली अन्य महिलाओं से अलग नहीं थी। उसका पति बेहोश था, फिर भी वह बिस्तर पर जाने के बारे में सोच रही थी। फिर भी उसे शादीशुदा जोड़े को एक साथ सोते हुए देखने की आदत नहीं थी। उसने दूसरी ओर देखने से पहले बस यह सुनिश्चित करने के लिए नजर डाली कि वे कुछ भी अनुचित नहीं करेंगे। अपने आसपास की स्थिति को फिर से देखने के बाद, यह देखते हुए कि कोई उन्हें नहीं देख रहा है, हे झिरन ने ध्यान से 2 सफेद उबले हुए बंस और एक बड़े मुट्ठी भर ब्रेस्ड बीफ को निकाला और उन्हें मो जियुए के हाथों में भर दिया। इसके अलावा उसने उसे कई अल्कोहल स्वैब और यूनान बायाओ की एक छोटी बोतल भी दी। उसने मो जियुए के कान में इतनी धीमी आवाज में फुसफुसाया कि केवल वे दोनों ही सुन सकते थे। जल्दी करो, ऐसी जगह ढूंढो जहां कोई तुम्हें देख न सके, कुछ खाओ, फिर अपने घावों का इलाज करो। मैं तुम्हारी मूल स्थिति में रखने के लिए कुछ और ढूंढूंगा ताकि अधिकारियों का ध्यान न जाए। तभी मो जियुए को समझ आया कि यह महिला लोगों को धोखा देने के लिए भेष बदलने की रणनीति का इस्तेमाल करना चाहती थी। वह सचमुच उसके लिए बहुत परेशानी से गुजरी। बिना किसी संदेह के, यह जानते हुए कि यह एक दुर्लभ अवसर था, मो जियुए अपने शरीर को पलटते हुए गाड़ी के नीचे लुढ़क गया और बिना आवाज किए उतर गया। उनका हल्कापन कौशल स्पष्ट रूप से शानदार था। जैसे ही मो जियुए ने लकड़ी की गाड़ी छोड़ी, उसने पहले ही एक सूती रजाई निकाल ली थी और उसे अपनी मूल स्थिति में रख दिया था। दरअसल रात के अंधेरे में और ओढ़नी के रूप में रजाई के साथ कोई भी संभवतः यह नहीं देख पाएगा कि यह मो जियुए वहां नहीं पड़ा है। जब मो जियुए दूर था तब उसने उस पस की जांच करने का मौका भी लिया जो उसने युवानमिंग ने उसे दिया था। अंदर चांदी के नोटों का ढेर था, जिसे गिनने के बाद उसने 3000 टन होने की पुष्टि की। इसके अलावा अनुमान के मुताबिक लगभग 20 टन चांदी की कुछ सिल्लियां भी बिखरी हुई थी। इस युग में एक साधारण परिवार के घर में रखी इतनी चांदी पीढ़ियों तक चिंतामुक्त रह सकती थी। इससे पता चलता है कि दोनों बूढ़े हेस अपनी बेटी से कितना प्यार करते थे। मो जियुए बहुत तेजी से आगे बढ़े। अपने हल्केपन के कौशल की एक झलक के साथ वह जल्द ही हे झिरन की नजरों से ओझल हो गया। लगभग 2/4 घंटे के बाद मो जियुए वापस आए। आवाज सुनकर झिरन ने तुरंत सूती रजाई हटा दी। मो जियुए के अपने मूल स्थान पर लेटने के बाद ही उसने गहरी सांस ली। तुम्हारे घाव कैसे हैं? उसने झिरन ने धीरे से पूछा। उन्होंने खून बहना बंद कर दिया है, मो जियुए ने उतनी ही धीरे से उत्तर दिया। उन्होंने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, आपने मेरे और मो परिवार के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए धन्यवाद। थे झिरन के दिल में यह खुशियों का समय नहीं था। मो जियुए का धन्यवाद सुनकर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अभी वह विचार ही कर रही थी कि यहीं पड़ा रहूं या नहीं। दूसरी भाभी वापस आ गई। यह सोचकर कि सब लोग सो रहे हैं, दूसरी भाभी दबे पांव लकड़ी की गाड़ी की ओर बढ़ी। लेकिन उसने हे झिरन को नहीं देखा। जैसे ही वह इधर उधर देखने ही वाली थी, वह झिरन लकड़ी की गाड़ी से उठ बैठा। दूसरी भाभी, मैं यहाँ हूँ। आवाज का पीछा करते हुए दूसरी भाभी ने देखा कि उसकी 9वीं छोटी भाभी और 9वां छोटा भाई एक ही रजाई में सो रहे हैं। वह चाहती थी कि वह खुद को थप्पड़ मार सके। नवविवाहित जोड़ा अंतरंग पल बिता रहा था, फिर भी वह असमय ही उन्हें परेशान करने आ गई। 9वीं छोटी भाभी, आप आराम करती रहिए, हम कल बात करेंगे। दूसरी भाभी की प्रतिक्रिया देखकर हे झिरन को पता चल गया कि उसने गलत समझा है। इसके अलावा वह तत्काल कारण जानना चाहती थी कि वे परिवार मो परिवार को क्यों निशाना बना रहे थे। उसमें कल तक प्रतीक्षा करने का धैर्य कहाँ होगा। दूसरी भाभी, मैं तो पहले ही अपने पति को कुछ खाने को दे रही थी। चूंकि मो परिवार में हर कोई जानता था कि मो जियुए बेहोश होने का नाटक कर रहा था, इसलिए उसने झिरन को सीधे सच बता दिया।
हे झिरन की व्याख्या सुनकर दूसरी भाभी को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। तो उसने गलत सोच लिया था। 9वीं छोटी भाभी, मैंने अभी पूछा तो कारण पता चला। दूसरी भाभी को लगा कि अब हे झिरन को बताना अधिक उचित होगा। सती तौर पर वह हे झिरन को सूचित कर रही थी, लेकिन इससे मो जियुए को भी स्थिति समझ में आ सकती थी। निश्चित रूप से मो जियुए ने ध्यान से सुनने के इरादे से पहले ही अपने कान खड़े कर लिए थे। उसने झिरन से आग्रह किया, दूसरी भाभी, जल्दी बताओ। दूसरी भाभी ने आह भरी। मुझे लगता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया होगा। वह झिरन और भी अधिक दिलचस्पी लेने लगा। वास्तव में क्या हुआ? मेरे सबसे बड़े भाई ने कहा कि जी परिवार के निर्वासन से पहले कोई मामूली संकेत नहीं था। आज अधिकारी एक शाही आदेश लेकर आए, जिसमें कहा गया कि राष्ट्र के संरक्षक मो जियुए ने पहले ही दुश्मन के साथ मिलीभगत और देश के साथ विश्वासघात करने की बात कबूल कर ली है। इसमें यह भी कहा गया कि जियुए ने स्वेच्छा से खुलासा किया था कि जी परिवार भी इसमें शामिल था। इसके अलावा उन्होंने यह भी सबूत पेश किया था कि मेरे पिता ने कई साल पहले रिश्वत ली थी। मेरे सभी मामा परिवार को लगता है कि मेरे पिता ने रिश्वत के रूप में जो राशि स्वीकार की वह बड़ी नहीं थी, और ऐसा केवल 2 बार हुआ। पारिवारिक संपत्ति जब्त करना और उन्हें निर्वासित करना पर्याप्त नहीं था। मुख्य कारण यह था कि जियुए ने उजागर किया था कि जी परिवार ने देश के साथ विश्वासघात करने के लिए उसके साथ मिलीभगत की थी। वह झिरन सोच में पड़ गया। मो जियुए के लिए ऐसा करना असंभव था। इसके अलावा अगर उसने खुद उसे नहीं बताया होता, तो उसे यह भी नहीं पता होता कि मो जागीर पर छापा मारा जाएगा और निर्वासित किया जाएगा। कोई भी स्वीकारोक्ति करना तो दूर की बात है। यदि दूसरी भाभी ने जो कहा वह सच था, तो केवल एक ही संभावना थी, और वह यह था कि जी परिवार ने सम्राट शुनवु को नाराज कर दिया था। सम्राट शुनवु ने जी परिवार से छुटकारा पाने का मौका लिया, जबकि निर्वासन की राह पर मो जियुए के लिए और अधिक मुसीबतें खड़ी कर दी। इसके अलावा वह कोई और कारण नहीं सोच पाई। जहां तक अन्य 3 परिवारों की बात है, हालांकि उसने व्यक्तिगत रूप से उन्हें मो परिवार का अपमान करने के कारणों को बताते नहीं सुना था, यह भी एक संभावना थी जिससे इनकार नहीं किया जा सकता था। मो जियुए इसी तरह इस मामले के अंदर और बाहर पर विचार कर रहे थे। उसके विचार लगभग हे झिरन जैसे ही थे। इसके अलावा वह अदालत में उन परिवारों के अधिकारियों से अधिक परिचित था और उनके संदिग्ध व्यवहार के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, विशेष रूप से फेंग चुवानझोउ, जिनके साथ उनकी कोई शिकायत नहीं थी। मो जियुए की समझ के अनुसार इस व्यक्ति ने वास्तव में पहले सम्राट शुनवु को नाराज किया था। पिछले साल का शाही भोज, अगर उसे ठीक से याद है, फेंग चुवानझोउ ने अपनी पत्नी और सबसे बड़ी बेटी फेंग मिंगजू के साथ भाग लिया था। सम्राट शुनवु को उनकी बेटी पहली नजर में ही पसंद आ गई। शराब पीने का फायदा उठाते हुए सम्राट शुनवु ने अनायास ही शालीनता की अवहेलना की और फेंग मिंगजू को अपने हरम में ले जाना चाहा। अप्रत्याशित रूप से फेंग मिंगजू अनिच्छुक थी और उसने सार्वजनिक रूप से सम्राट शुनवु के दयालु इरादों को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि उसके पास पहले से ही एक विवाह समझौता था। फेंग चुवानझोउ भी अपनी बेटी के महल में प्रवेश करने और पक्ष के लिए इतनी सारी महिलाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार नहीं थे। वो फेंग मिंगजू के लिए बोलने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। इतने सारे मंत्रियों की मौजूदगी में सम्राट शुनवु उसे जबरन हरम में नहीं रख सका। वह केवल अनिच्छा से ही उसे जाने दे सकता था। शाही भोज छोड़ने के दूसरे दिन फेंग मिंगजू ने जल्दबाजी में किसी से शादी कर ली। इस सम्राट के बारे में मो जियुए की समझ के आधार पर उसे इससे नाराजगी हुई होगी और उसने इस अवसर का लाभ उठाते हुए फेंग परिवार की संपत्ति को जब्त कर लिया होगा और उन्हें निर्वासित कर दिया होगा, साथ ही अपनी परेशानियों को भी बढ़ाया होगा। जहां तक परिवार और हे परिवार की बात है, शुरुआत से ही मो जियुए के साथ उनकी कभी नहीं बनी थी। यह अनुमान लगाना आसान था कि सम्राट ने उन्हें अपने साथ निर्वासित होने के लिए क्यों भेजा था। यह देखकर कि जीरन अभी भी गहरी सोच में बैठा हुआ था, उसने धीरे से उसकी उंगली पकड़ ली। जब हे झिरन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने धीरे से कहा, भविष्य में मौका मिलने पर मैं आपको इन परिवारों के मामलों के बारे में बताऊंगा। मो जियुए को यह कहते हुए सुनकर इसका मतलब था कि उसे पहले ही स्थिति का पता चल गया था। चूंकि किसी ने स्पष्ट रूप से समझा, मो परिवार को अंधी भूमिका निभाने की जरूरत नहीं थी। वह झिरन बस आगे शामिल नहीं होना चाहता था। ठीक है, उसने लापरवाही से जवाब दिया, इस बात से बेपरवाह कि मो जियुए उसे बताएगा या नहीं। उसने अपना उद्देश्य पहले ही स्पष्ट कर दिया था, जो निर्वासन की राह पर मरने वाले मो जियुए के भाग्य को बदलना था। भाभी को लगा कि उसने अपनी बात स्पष्ट रूप से बता दी है और वह युवा जोड़े के आराम में खलल नहीं डालना चाहती। छोटे भाई और भाभी, ये भाभी अब आराम करने जाएंगी।
वह झिरन मो जियुए को भागने में मदद करने के लिए वैगन पर चढ़ गया था, और हालांकि उद्देश्य पहले ही पूरा हो चुका था, उन्हें अजीबता से बचने के लिए अपने अलग रास्ते पर जाना चाहिए था। लेकिन अगर वह थोड़ी देर के लिए लेट गई और फिर चली गई, तो इससे 8वीं ओल्ड जो को संदेह हो सकता है। असहाय होकर वह केवल अपनी मूल स्थिति में वापस लेट सकती थी। उसे और अधिक आराम से सोने देने के लिए मो जियुए जानबूझकर थोड़ा आगे खिसक गया। हालांकि यात्रा से थक गया था, वह झिरन अब जाग रहा था। मो जियुए को लगा कि वह सोई नहीं है, और उसने धीरे से पूछा, नींद नहीं आ रही माम? उसने झिरन ने अनुपस्थित भाव से उत्तर दिया। क्या भाभी ने जो कहा उसकी वजह से? मो जियुए ने पूछा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वह झिरन को यह भी नहीं पता था कि उसे अनिद्रा क्यों हो रही है। शायद यह अचानक एक अजीब वातावरण में हो रहा था और अभी तक इसका आदी नहीं था। हालांकि वह इस बारे में मो जियुए से कोई जिक्र नहीं करना चाहती थी। मो जियुए ने पंक्तियों के बीच में नहीं पढ़ा और केवल उसका स्वर सुना, यह महसूस करने में असफल रहा कि हे झिरन उसके साथ टाल मटोल कर रहा था। हे परिवार और ली परिवार का मेरे साथ कुछ मनमुटाव रहा है। चूंकि मो जियुए ने बोलने की पहल की थी, हे झिरन के पास उसकी अनिद्रा से बेहतर कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वह ध्यान से सुन सकती थी। कैसा घर्षण? उसने पूछा। वह झियुआन मूल रूप से युद्ध मंत्रालय के मंत्री थे। जब मैंने युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व किया तो उन्होंने जानबूझकर अपनी जेब भरने के लिए सैन्य प्रावधानों का गबन किया। मैंने उस समय सम्राट को इस मामले की याद दिला दी थी। सम्राट ने मामले की पूरी तरह से जांच करने के लिए लोगों को भेजा, लेकिन मुझे नहीं पता कि इतनी बड़ी बात के लिए सम्राट ने केवल हे जियुआन की स्थिति को क्यों कम कर दिया। वह युद्ध मंत्रालय के मंत्री से युद्ध मंत्रालय के उप मंत्री बन गए। मो जियुए की कहानी सुनने के बाद हे झिरन के मन में एक और अनुमान था। आपने जो कहा उसके अनुसार ऐसा लगता है कि सम्राट ने लंबे समय से मो परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा किया था। उन्होंने हे झियुआन के साथ तुरंत व्यवहार नहीं किया, लेकिन आपके लिए चीजें मुश्किल बनाने के लिए उसे अपने पास रखा। मो जियुए को उम्मीद नहीं थी कि यह महिला चीजों का इतनी गहनता से विश्लेषण करेगी। चीजों को स्पष्ट रूप से सोचने और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचने में उन्हें लगभग पूरा दिन लग गया था। उसे और अधिक महसूस होने लगा कि वह झिरन असाधारण है। चूंकि वे पहले ही इतनी दूर बात कर चुके थे, हे झिरन भी उत्सुक था। फिर ली परिवार के बारे में क्या? जब ली परिवार के साथ शिकायतों की बात आई, तो मो जियुए को एक पल के लिए भी नहीं पता था कि इसे कैसे उठाया जाए। विचार विमर्श करने के बाद भी उन्होंने स्पष्ट सच बोलने का फैसला किया। ऐसा कहा जा सकता है कि ली परिवार के साथ मेरी शिकायत ली राउर की वजह से है। मो जियुए के शब्दों के निहितार्थ को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह और ली राउर कुछ हद तक इसमें शामिल थे। यह सोचते सोचते उसकी रुचि और भी प्रबल हो गई। आपका रिश्ता क्या था? उसी समय हे झिरन ने मूल मेजबान की यादों को भी खोजा, यह देखने के लिए कि क्या ली राउर ने कभी उससे मो जियुए का उल्लेख किया था। वह बहुत देर तक खोजती रही जब तक कि उसके सिर में चोट नहीं लग गई, लेकिन फिर भी वह खाली हाथ आई। इससे पता चला कि ली राउर ने मूल मेजबान के सामने कभी भी मो जियुए के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला था। हमारा कोई रिश्ता नहीं था, मो जियुए ने निर्णायक रूप से उत्तर दिया। फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि ली परिवार के साथ आपकी शिकायत उसकी वजह से शुरू हुई? थे झिरन के गहन प्रश्न को सुनकर मो जियुए को सहज रूप से लगा कि यह महिला ईर्ष्यालु हो सकती है, तो उसने झट से समझा दिया। उसकी गाड़ी सड़क पर नियंत्रण से बाहर हो गई, लापरवाही से घूम रही थी। मैं उसमें टकरा गया और अच्छे इरादों से घोड़े को नियंत्रित करने में मदद की। उस वक्त मैंने इस घटना के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मैंने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अगले दिन ली लियांग मेरे आवास पर उपहार लेकर आए और कहा कि यह उनकी बेटी है जो उनकी जान बचाने के लिए मुझे धन्यवाद दे रही है। और उन्होंने ली राउर को उपपत्नी के रूप में ड्यूक की हवेली में भेजने का उल्लेख किया। मैंने इसे मौके पर ही अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि मेरा आपके साथ पहले से ही विवाह अनुबंध है, और यह मो परिवार का नियम है कि मो पुरुष उपपत्नी नहीं रखते हैं। जब मैंने ली लियांग को मना किया तो उसकी कोई असामान्य प्रतिक्रिया नहीं हुई। 3 दिन बाद जब मैं दोबारा बाहर गया तो मेरी मुलाकात एक बार फिर ली राउर से हुई। आप कह सकते हैं कि वह जानबूझकर ड्यूक की हवेली के प्रवेश द्वार के बाहर इंतजार कर रही थी। मैं उसे नजरअंदाज करके सीधे निकल जाने वाला था, लेकिन उसकी 2 नौकरानियों ने मेरा रास्ता रोक लिया। ली राउर ने दावा किया कि हमारे बीच पहले से ही अंतरंग शारीरिक संपर्क था और मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। जब मैंने उसके घोड़े को नियंत्रित करने में मदद की तो हमारे बीच बिल्कुल भी संपर्क नहीं हुआ। ये साफ तौर पर उसका बेशर्म होना था।
इसलिए मैंने उसे कोई मुंह नहीं दिखाया और नहीं समझाया, सीधे घोड़े पर सवार होकर चला गया। उसके बाद मैंने देखा कि ली लियांग हर बात में मेरा विरोध करते थे, चाहे मैं कुछ भी कहूं, वह उसका खंडन करने के लिए अपना दिमाग दौड़ाने लगते थे। ली रावर घटना के अलावा मैं यह नहीं सोच सकता कि मैंने ली लियांग को और कैसे नाराज किया। मो जियुए को इतना समझाने के बाद हे झिरन को भी एक तथ्य का पता चला। ली रावर जानबूझकर उसके करीब आ गई और इस बारे में बात करने लगी कि मो परिवार हर दिन कितना बुरा होता है, ताकि उसे शादी पर पछतावा हो, ताकि ली रावर उसकी जगह मो जियुए से शादी कर सके। क्या आपने जो कहा वह इस साल की शुरुआत में हुआ? तुम्हें इसके बारे में पता है? मो जियुए ने वापस पूछा। चूंकि उन्होंने इतनी दूर तक बात की थी, इसलिए हे झिरन का इरादा इसे छिपाने का भी नहीं था। उसने पूरे विस्तार से बताया कि कैसे ली रावर ने उसे मो परिवार में शादी न करने के लिए मनाया था, और यह घटना मो जियुए द्वारा ली रावर को अस्वीकार करने के ठीक बाद हुई थी। यह सुनकर मो जियुए की गहरी आंखें डूब गईं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक युवा महिला के ऐसे भयानक इरादे होंगे। वह वास्तव में घृणित है। वास्तव में बहुत घृणित। उसने पहले मेरे सामने मेरी परवाह करने का नाटक किया, लेकिन एक दिन के लिए निर्वासित होने के बाद वह अपना असली रंग प्रकट करने के लिए इंतजार नहीं कर सकी। ली रावर के बारे में बोलते हुए वह झिरन बहुत अपमानजनक था। यह पूरी तरह से घृणित चरित्र था जिसे हे झिरन ने सबसे अधिक हेय दृष्टि से देखा। हे झिरन को दुखी देखकर मो जियुए ने सोचा कि यह उसके और ली रावर के बीच निराधार संबंध के कारण था। माहौल को शांत करने के लिए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पिता का पत्र पहले ही पढ़ चुका हूं। तभी झिरन को याद आया कि उसके पिता ने भी आज मो जियुए के हाथ में एक पत्र दिया था। चूंकि पत्र मो जियुए के लिए था, इसलिए उसे दूसरे लोगों की निजता में ताक झांक करने की आदत नहीं थी। हालांकि अंदर क्या लिखा था, यह जानने की उत्सुकता के बावजूद उसने पूछने की पहल नहीं की। मो जियुए इस पत्र का उल्लेख करने में सक्षम थे, इसलिए उनका इरादा सामग्री को छिपाने का नहीं था। पत्र की सामग्री बहुत सरल है। मेरे ससुर ने कहा कि फैसले को उलटने में मेरी मदद करने के लिए वो निजी तौर पर मेरी बेगुनाही के सबूत इकट्ठा करेंगे, और उन्हें यह भी उम्मीद है कि मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार कर सकूंगा। बस इतना ही। वह झिरन स्पष्ट रूप से थोड़ा अविश्वसनीय था। मो जियुए ने पुष्टि की, ठीक है, बस इतना ही। वह झिरन फिर सोच में पड़ गया। आज जब उसके माता पिता उसे छोड़ने आए, तो सबसे पहले उसने अदालत में अपने पिता की स्थिति के बारे में सोचा। वह युवानमिंग मो जियुए के ससुर थे। क्या परिणाम स्वरूप सम्राट शुनवु अपना गुस्सा उस पर उतारेंगे? यदि यह वास्तव में मामला है, तो क्या है युवानमिंग के आने वाले दिन काटने वाले ब्लॉक पर चींटी की तरह नहीं होंगे, जिसे किसी भी समय सम्राट शुनवु द्वारा कुचल दिए जाने की संभावना होगी? हे झिरन को सोच में डूबा देखकर मो जियुए ने फिर से बात की। मेरे ससुर कार्यालय में साफ और ईमानदार हैं और चीजों को व्यवस्थित तरीके से संभालते हैं। सम्राट ऐसे सक्षम मंत्री को खोने के लिए अनिच्छुक है, इसलिए ज्यादा चिंता न करें। मो जियुए की बातें सुनने के बाद वह झिरन को थोड़ा और सहज महसूस हुआ। देर हो रही है, जल्दी सो जाओ, हमें अभी भी कल यात्रा करनी है। मो जियुए को चिंता थी कि हे झिरन का शरीर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतनी बातें करने और सोचने में मस्तिष्क की बहुत सारी कोशिकाएं बर्बाद करने के बाद हे झिरन को भी अब नींद आ रही थी। ठीक है, तुम भी जल्दी आराम कर लो। उसने सोचा कि जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, वो सो सकती है, लेकिन हे झिरन अभी भी करवटें बदल रही थी, और भले ही उसे नींद आ रही थी, फिर भी वह सो नहीं सकी। लकड़ी की गाड़ी में जगह बहुत बड़ी नहीं थी, और वह और मो जियुए लगभग एक साथ कसकर दबे हुए थे। एक दूसरे के शरीर की गर्मी को महसूस करते हुए न केवल हे झिरन, बल्कि मो जियुए को भी सोने में परेशानी हो रही थी। यह सुनकर कि उसकी सांसें इतनी स्थिर नहीं थी, मो जियुए ने फिर धीरे से कहा, कोमा में होने का नाटक करना कोई स्थायी समाधान नहीं है। मैं राजधानी से बाहर आने के बाद जागने की योजना बना रहा हूं। समय आप स्वयं तय कर सकते हैं। उसने झिरन ने अस्पष्ट उत्तर दिया। वास्तव में जब मो जियुए ने यह कहा तो उसके पीछे कुछ गलत उद्देश्य थे। उन्होंने जो कहा उसका उद्देश्य है झिरन को बाहर निकालना था। कौन जानता था, उसने बस उसे अपना निर्णय लेने के लिए कहा, और ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो वह पहले से नहीं जानता था। क्या आप उत्सुक नहीं हैं कि मैं राजधानी से बाहर निकलने के बाद जागने की योजना क्यों बना रहा हूं? मुझे लगता है कि आप चिंतित हैं कि सम्राट के जासूस हम पर नजर रख रहे हैं। हे झिरन ने यही सोचा था, और मो जियुए के विचार उससे पूरी तरह मेल खाते थे। अगर यह सिर्फ मैं होता तो ठीक होता, यहां से भागना आसान होता, और मैं बिना मिले हमेशा के लिए गायब हो सकता था। लेकिन बहुत सारी मोहिस्ट महिलाएं और बच्चे हैं, मैं निश्चित नहीं हो सकता कि मैं हर किसी की देखभाल कर सकूंगा।
इसके अलावा आपके मायके वाले राजधानी शहर में हैं। एक बार मैं तुम्हें ले जाऊंगा तो राजधानी में तुम्हारे जो रिश्तेदार होंगे वे भी फंस जाएंगे। मुझे आपके लिए और भी अधिक खेद है, आपने अभी अभी मो परिवार में शादी की है, लेकिन आपको हमारे साथ निर्वासित होना पड़ रहा है। मेरी माँ और भाभियां पहले से ही काफी दयनीय हैं, उन्हें यह दुर्भाग्य सहना पड़ रहा है। उनके हार्दिक शब्दों ने अनजाने में दिखाया कि मो जीवे ने हे झिरन पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। वह झिरन मो जीवे की मजबूरी को समझ सकता था। आखिरकार उसने अपनी आंखों से उसके मार्शल आर्ट कौशल को देखा था। इन यमीन धावकों की नाक के नीचे से भागने की कोशिश करना उसके लिए बस पार्क में टहलने जैसा था। इससे पता चला कि मो जीवे एक स्वार्थी व्यक्ति नहीं थे। यह पहले ही हो चुका है, अब हमें जो करने की जरूरत है वह हमारे परिवार और खुद की रक्षा करना है। पहला लक्ष्य उत्तर पश्चिम में सुरक्षित रूप से पहुंचना है। जहां तक बात की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में उसके ज्ञान की बात है, हे झिरन ने इसका उल्लेख नहीं किया, क्योंकि उसके आगमन से इतिहास में मो जीवे को तख्ते से पीटे जाने की संख्या दर्ज होने की संख्या पहले ही बदल चुकी थी। उनका मानना कि उनके आने से यह इतिहास बदलता रहेगा, इसकी पूरी संभावना है। मो जीवे वास्तव में पहले से ही निराश थे। उन्होंने यह गारंटी देने की हिम्मत नहीं की कि पूरा परिवार उत्तर पश्चिम में सुरक्षित रूप से पहुंच सकता है। लेकिन हे झिरन की बातें सुनने के बाद उसे आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस हुई। वह एक महान व्यक्ति थे, मोहिस्ट परिवार के लिए एकमात्र आशा थे। अगर वह प्रवाह के साथ बहने की सोच भी रहा था तो उसकी माँ, पत्नी, बहनें और भाभियां कैसे संभलती। उन्हें खुद को संभालना था और भविष्य की सभी कठिनाइयों का सकारात्मक रूप से सामना करना था। मैं निश्चित रूप से सभी को जीवित रखने की पूरी कोशिश करूंगा। शायद यह उनकी बातचीत की अत्यधिक निराशाजनक सामग्री थी जिसने हे झिरन को सफलतापूर्वक विचलित कर दिया। इस समय वह यह बात भूल गई थी कि वह एक आदमी के बगल में सो रही है। दोनों ने भविष्य की योजनाओं के बारे में फिर से संक्षेप में बातचीत की और वह झिरन अनजाने में सो गया। अपने बगल में स्थिर सांसों को सुनकर मो जीवे ने धीरे से अपनी आंखें बंद करने से पहले उसे ढकने के लिए सोच समझकर रजाई ऊपर खींच ली। हालांकि वह झिरन सो गई थी, लेकिन उसकी पिछली जिंदगी से जल्दी उठने की आदत नहीं गई थी। वह सुबह होने से पहले ही उठ गई। इस तथ्य का फायदा उठाते हुए कि बाकी लोग अभी भी सो रहे थे, उसने खुद को और मो जीवे को ढकने वाली रजाई ले ली और उसे दूर रख दिया। मो जीवे पूरी रात हल्की नींद में थे। अपने ऊपर रजाई के गायब होने को महसूस करते हुए वह समझ गया कि वह झिरन उठ रहा है। उसने झिरन ने चारों ओर देखा, हर कोई अभी भी सो रहा था और ड्यूटी पर मौजूद यमन धावक रात के पहले पहर की तरह सतर्क नहीं था। उसने 2 और सफेद उबले हुए बंस और थोड़ा संरक्षित मांस निकाला और उन्हें पानी के फ्लास्क के साथ मो जीवे को सौंप दिया। जब सब सो रहे हों तो पहले कुछ खाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं। ठीक है, मो जीवे ने जवाब दिया, जल्दी से खाना लेकर गाड़ी से उतर गया। मो जीवे के खाने पीने से वापस आने के कुछ देर बाद ही लोग एक के बाद एक जागने लगे। यमीन धावकों ने फिर से काले उबले बंस बांटना शुरू कर दिया। हर किसी ने काले उबले हुए बंस को देखा जो चट्टानों के बराबर थे, और यह कहा जा सकता है कि यह बेहद असहनीय था। लेकिन जीवित रहने के लिए वे केवल खुद को इसे निगलने के लिए मजबूर कर सकते थे। मोहिस्ट परिवार का उपचार अलग था। 8वें बूढ़े जो ने कहा था कि सुबह में उनके लिए अभी भी कुछ सफेद उबले हुए बंस होंगे। वह अपने वचन के अनुसार अच्छा था। उसने यूनलाई काउंटी तक यमन धावकों के लिए पर्याप्त सफेद उबले हुए बंस छोड़ दिए और बाकी मोहिस्ट परिवार के सदस्यों को दे दिए। दूसरों को यह नहीं पता था कि 8वें बूढ़े जो ने मोहिस्टो को सफेद उबले हुए बंस क्यों दिए। इसका कारण यह नहीं था कि वह और पेंग वांग हे झिरन की जीवन रक्षक कृपा के लिए बहुत आभारी थे। असली कारण यह था कि उन्होंने इस काम में गलत अनुमान लगाया था। आमतौर पर प्रस्थान से पहले वे 2 प्रकार के उबले हुए बंस तैयार करते थे। काले वाले मुफ्त होते थे और सफेद वाले से वे कुछ चांदी के बर्तन कमा सकते थे। कौन जानता था, इस बार के निर्वासित अपराधी पहले से भिन्न थे और उन पर फूटी कौड़ी भी न थी। इस गर्म मौसम में उबले हुए बंस को खराब होने से पहले कुछ दिनों तक रखा नहीं जा सकता था। इतने सारे सरकारी क्लर्क मौजूद होने के कारण वे संभवतः ये सभी उबले हुए बंस नहीं खा सके। 8वें बूढ़े जो ने सोचा, बेहतर होगा कि इन उबले हुए बंस को पेंग वांग को दे दिया जाए ताकि वे उनकी जान बचाने का बदला चुका सके, न कि उन्हें फफूंद लगाकर फेंक दे। पेंग वांग ने भी इस विचार पर कोई आपत्ति नहीं जताई और इस तरह सफेद आटे से बने ये बंस इतनी आसानी से मो परिवार के हाथों में पहुंच गए। इस बार हे झिरन ने अपने अंतरस्थानिक रिंग से कोई भोजन नहीं निकाला। आखिरकार पुराने मास्टर हे युवानमिंग ने उसे जो पैकेज दिया था वह केवल इतना बड़ा था और उसने कल बहुत सारा मैरिनेटेड बीफ और एक रजाई निकाली थी।
अगर वह बिना रोक टोक के सामान बाहर निकालती रही तो इससे निश्चित तौर पर संदेह पैदा होगा। हालांकि मो परिवार के लोग केवल सफेद आटे से पकाए गए बंस ही खा रहे थे, इन निर्वासित अपराधियों के लिए यह पहले से ही बहुत संतुष्टिदायक था। शायद इसलिए कि दूसरी भाभी कल रात जी परिवार में अपने भतीजे को सफेद आटे से बने उबले हुए बंस देने गई थी, आज जी परिवार की मो जीवे के प्रति दुश्मनी कुछ कम हो गई। मो परिवार को सफेद आटे से बनी रोटी खाते हुए देखकर उन्होंने अन्य 3 परिवारों के लोगों की तरह उन्हें शत्रुतापूर्ण नजरों से नहीं देखा। उन 3 परिवारों के लोग मो परिवार को चाकुओं की तरह घूर रहे थे। अगर सरकारी क्लर्कों से डर न होता तो उन्होंने बहुत पहले ही अपमान कर दिया होता। उबले हुए बंस खाते समय हे झिरन ने अपनी आंखों के कोने से उन लोगों को देखा। वह ली राउर की भयावह दृष्टि से टकराई। हे झिरन ने जानबूझकर अपने हाथ में उबले हुए बन को उठाकर और ली राउर को एक बड़ी मुस्कान दिखाकर उसे परेशान किया। उत्तेजक अर्थ अत्यंत स्पष्ट था। ली राउर को भी मात नहीं देनी थी। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी मुट्ठी भींच ली, ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह किसी को मारने जा रही हो। झिरन ने अभी भी अपनी मुस्कान बरकरार रखी, सिवाय इसके कि वह मुस्कान अब उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। उसने उबले हुए रोटी को बड़े बड़े टुकड़ों में खाना जारी रखा। दोनों के बीच की थोड़ी सी बातचीत ओल्ड लेडी मो की नजरों से बच नहीं पाई। यह कहा जा सकता है कि हे झिरन ने इसे किसी से छिपाने की कोशिश किए बिना किया। ली राउर ने कल हे झिरन के लिए जानबूझकर जो परेशानी पैदा की, उससे ओल्ड लेडी मो देख सकती थी कि ये दोनों एक दूसरे को जानते थे और द्वेष रखते थे। हालांकि उसने यह भी देखा कि उसकी बहू दुर्जय थी और उसने ज्यादा चिंता नहीं की। बाद में उसे बस दूसरों को ली राउर से सावधान रहने की याद दिलाने की जरूरत थी। आखिरकार वह स्पष्ट रूप से समझ गई कि जब नर्क का राजा आपसे मिलना चाहता है तो छोटे राक्षसों से निपटना कठिन है। जैसे ही मो परिवार ने भरपेट खाना खाया और खुद को साफ सुथरा कर रहे थे, 8वें बूढ़े झोऊ और पेंग वांग आ गए। यह देखकर मो परिवार स्पष्ट रूप से घबरा गया। 8वें बूढ़े झोऊ ने आदेशात्मक स्वर में कहा, हमारे बॉस को कल सांप ने काट लिया था और उनका शरीर अभी भी थोड़ा कमजोर है, इसलिए उन्हें अभी मो जीवे की लकड़ी की गाड़ी में बैठने की जरूरत है। बूढ़ी महिला मो ने कुछ अनिश्चितता से पूछा, क्या अधिकारी का मतलब जीवे को गाड़ी से उतारना है? अगर वह नहीं उतरता है तो क्या वह उम्मीद कर सकता है कि बॉस दोषियों से भरी गाड़ी पर चढ़ जाएगा? 8वां बूढ़ा झोऊ तुरंत थोड़ा नाखुश था। बूढ़ी औरत मो एक मुश्किल स्थिति में थी। आधिकारिक, जैसा कि आप जानते हैं, मो परिवार की हम सभी महिलाएं हैं। यदि जीवे गाड़ी पर नहीं रह सकती तो हम उसके साथ कैसे यात्रा करेंगे? यह सही है, ऑफिशियल। क्या आप जानबूझकर हमारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बना रहे हैं? मुफ्त दूसरी भाभी बोली। इस बिंदु पर 8वें ओल्ड झोऊ के कुछ भी कहने की प्रतीक्षा किए बिना पेंग वांग भड़क गए। ऐसा लगता है जैसे आप जीना नहीं चाहते। आपने वास्तव में सरकारी क्लर्कों की अवज्ञा करने का साहस किया है। यह देखकर कि मो परिवार को नुकसान होने वाला था, दूसरे परिवारों के लोग शार्डेनफ्रूट के साथ इस तरफ देखते रहे। वास्तव में बहुत से लोग पेंग वांग और 8वें बूढ़े झोऊ की जय जयकार कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि वे मो परिवार को एक अच्छा सबक सिखाएंगे। यह देखकर कि उसकी बहू मुसीबत खड़ी करने वाली है, बूढ़ी महिला मो ने जल्दी से उसे एक तरफ खींच लिया। हालांकि इस स्थिति का सामना करते हुए वह भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या किया जाए। लकड़ी की गाड़ी पर लेटे हुए मो जीवे ने दोनों पक्षों के बीच की बातचीत सुनी और पहले से ही एक योजना बनाई थी। एक बार जब उसकी लकड़ी की गाड़ी पेंग वांग के उपयोग के लिए ले ली गई, तो वह निश्चित रूप से यात्रा के दौरान महिलाओं को उसे ले जाने नहीं दे सकता था। यदि वास्तव में ऐसा हुआ तो वह समय से पहले होश में आने का ही विकल्प चुन सकता था। जैसे ही मो जीवे सोच रहा था कि कैसे जगा जाए, उसने हे झिरन को बोलते हुए सुना। वह बिना जल्दबाजी के पेंग वांग के पास चली गई और उसका लहजा भी काफी सम्मानजनक माना जा सकता है। पेंग ऑफिशियल, क्या आपको अभी सांस लेने में थोड़ी तकलीफ और सीने में जकड़न महसूस हो रही है? पेंग वांग में ये भावनाएं थी और काफी गंभीर भी। अन्यथा वह मो जीवे से लकड़ी की गाड़ी की कुश्ती करने नहीं आता। यह सही है, कुछ ही कदम चलने के बाद मुझे सांस फूलने लगती है। पेंग वांग के विचार में हे झिरन एक प्रतिष्ठित परिवार की एक युवा महिला थी। उसने शायद किसी किताब में सांप के काटने पर आपातकालीन उपचार के बारे में पढ़ा था और संयोग से उसकी जान बच गई। वह अपनी शारीरिक स्थिति के बारे में स्पष्ट थे। हालांकि उसे असुविधा महसूस हुई, लेकिन यह कल जितनी गंभीर नहीं होगी। यूनलाई काउंटी में पहुंचने के बाद वह एक शाही चिकित्सक को ढूंढ सकता था जो अच्छी तरह देख सके और स्वस्थ होने के लिए कुछ दवा दे सके। लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हे झिरन वास्तव में अपने वर्तमान लक्षणों को सटीक रूप से बताने में सक्षम था।
इससे यह बहुत संभव हो गया कि वह झिरन चिकित्सा तकनीकों को जानता था। इसलिए जब उन्होंने उत्तर दिया तो वह बिल्कुल भी अस्पष्ट नहीं था। हे झिरन, तुम्हारे पास कल मुझ में बचे जहर से निपटने का एक तरीका है। हालांकि मैंने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन तुम्हारे शरीर में अभी भी जहर का अवशेष है। अगर इसका तुरंत इलाज नहीं किया गया तो यह अभी भी जीवन के लिए खतरा होगा। दरअसल पेंग वांग के सांप का जहर पूरी तरह से साफ हो चुका था। उनमें लक्षण दिखने का कारण यह था कि जहर ने उनके शरीर की कुछ तंत्रिका प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया था। मूलतः यह 1 सप्ताह के भीतर अपने आप ठीक हो सकता है। हालांकि यात्रा के दौरान मो परिवार की महिलाओं द्वारा मो जियुए को ले जाने की स्थिति से बचने के लिए वह केवल पेंग वांग को शब्दों से डराने की कोशिश कर सकती थी। पेंग वांग ने हे झिरन की बातों पर पूरा विश्वास किया। आखिरकार उसकी अपनी शारीरिक स्थिति ठीक थी। मिस हे, क्या आपके पास कोई रास्ता है? यह वही था जिसका वह झिरन को इंतजार था। एक रास्ता है, लेकिन बोलते समय उसने लकड़ी की गाड़ी पर लेटे हुए मो जियुए की ओर देखा। पेंग वांग जैसे धूर्त व्यक्ति ने तुरंत हे झिरन के निहितार्थ को समझ लिया। वह अचानक काला चेहरा हो गया। सरकारी क्लर्क के रूप में काम करने के अपने सभी वर्षों में यह पहली बार था जब किसी दोषी ने उनसे शर्तें मांगी थी। पेंग वांग कहना चाहता था, उसे उसके इलाज की जरूरत नहीं है। यूनलाई काउंटी पहुंचने के बाद उन्हें एक शाही चिकित्सक मिल सका। मो जियुए को आज चाहे कुछ भी हो, लकड़ी की गाड़ी छोड़नी पड़ी। लेकिन इससे पहले कि वह शब्दों को बाहर निकाल पाता, 8वें बूढ़े जो ने उसे एक तरफ खींच लिया और उसे कुछ वाक्य फुसफुसाए। तभी पेंग वांग अनिच्छा से असंतुष्ट भाव के साथ वापस आए। मिस हे, जब तक आप मुझ में बचे हुए जहर को पूरी तरह से खत्म कर सकती हैं, मैं मो जियुए को मेरे साथ गाड़ी पर रहने की अनुमति दूंगा। आधिकारिक, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम मो परिवार की सभी महिलाएं हैं। अपने पति के लिए अकेले गाड़ी चलाना पहले से ही बहुत कठिन है। वह झिरन कुछ भी खा लेती थी, उसे घाटा उठाना पसंद नहीं था। हालांकि मो परिवार की 2 या 3 महिलाएं एक साथ काम करके अभी भी गाड़ी को आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उनके अपने लोगों को मेहनत करनी पड़े। पेंग वांग अंदर से बहुत गुस्से में थी। मो जियुए के साथ गाड़ी साझा करने के लिए सहमत होने के लिए उसने पहले ही अपना रुख कम कर लिया था, फिर भी हे झिरन ने उसके सामने शर्तों का प्रस्ताव रखने का साहस किया। जैसे ही वह फूटने वाला था, 8वां बूढ़ा जो फिर से आ गया। यह कोई समस्या नहीं है, मैं कुछ पुरुष दोषियों को गाड़ी को धक्का देने के लिए बुला सकता हूं। पेंग वांग ने 8वें बूढ़े जो को देखा और उसे पता था कि वह उसके लिए अच्छा है, इसलिए उसने उसके समाधान को स्वीकार कर लिया। मैं पहले ही आपकी शर्तों से सहमत हूं। यदि आप मेरे अंदर बचे हुए जहर को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते तो सरकारी क्लर्कों के चाबुक से सावधान रहे।